हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में, जहां पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पहले चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ओवरऑल एक ब्रीफ जो है ओवरव्यू लिया था, एक बर्ड्स आई व्यू जिसे कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर इंस्टीट्यूट की क्या एक्सपेक्टेशन है हमसे, सिलेबस किस प्रकार से सजाया गया है, कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। मोटा मोटा हमने उसके अंदर सारे हेडिंग्स को एक बार टच अपॉन किया था और समझा था हर चैप्टर के अंदर हमसे किस तरह की उम्मीद जो है की जाएगी। साथ ही साथ मैंने आपको दिखाए थे नोट्स, किस तरह से हमने नोट्स को पढ़ना है। द वे आई हैव अरेंज्ड ऑल द नोट्स फॉर यू अलोंग विद ऑल द बुक्स, वो सब डिस्कशन हमने कर लिया था। एंड आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चे कहीं चिंता में होंगे कि यार ऑर्डर किया था, अभी बुक्स आई नहीं, तो ऑब्वियसली बुक्स आप तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगी, लेकिन तब तक आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स में होता है, द सेम गोज फॉर दिस सब्जेक्ट ऑल्सो, कि पहले चैप्टर का जो पीडीएफ है वो आपकी गूगल ड्राइव पर जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आपको उपलब्ध करा दिया गया है। तो आप उसके नोट्स के प्रिंट आउट लेकर अगर चाहें तब तक आप इससे देखना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेक्चर को लेक्चर ना रोके, बुक की वेट ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है आपके एग्जाम तक का बहुत सारा समय है, इन दैट केस पहले बुक आने दीजिए और उसी के बाद आप जो है लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, मैं आपको लेकर चलता हूं स्क्रीन पर, जहां पर हमारे सामने चैप्टर नंबर 1 हमारा इंतजार कर रहा है। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनली फॉर्मली हम अपनी शुरुआत जो है सिलेबस की करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 है काफी सारी चीजें मैंने डालकर दी हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और चीजें मैं आपको लिखवाना चाहूं। जो आपको लगेगा शॉर्ट में चीजें हैं वो सभी आप यहां पर टीआरजी की नोट्स के अंदर लिख सकते हैं, मतलब ये स्पेस आप बच्चों के लिए ही दी गई है। उसके अलावा मैंने बताया था किताब के अंदर लास्ट के कुछ पेजेस जो हैं दिए गए हैं नोट्स के नाम से, वहां पर भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको लगे मैं कुछ लिखवा रहा हूं जिसके लिए ये वाली स्पेस आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, या फिर आप उसको और ऑर्गेनाइज फॉर्म में बेटर तरीके से लिखना चाहते हैं, मैं कुछ डायग्राम बनवा रहा हूं, चार्ट्स बनवा रहा हूं, तो उसके लिए आप किस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, या तो शॉर्ट एक कॉपी या छोटा सा एक पतला रजिस्टर लगा लें, नहीं तो आप क्या करें, प्रेफरेबल है मार्केट में आते हैं स्टिकी नोट्स, इसको बोलते हैं स्टिकी नोट्स, साइज वाले, एक बेटर साइज वाले जो है, बड़े साइज वाले ले लेना और उस पर लिखकर यहां पर जिस टॉपिक का है वहीं पर आप चिपका लेना, सो दैट एक रेडी रेफरेंस का वो चीज आपके लिए पुत्र काम करने करेगी। ठीक है ना, कुछ भी होगा मैं साथ साथ आपको चीजें लिखवाता रहूंगा, लेकिन मेन क्या होगा, मुझसे किसी भी तरह के रट्टे की ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना कि सर रट्टा लगवा दें, हमें याद हो जाए, हम एग्जाम में जाकर याद आ जाए। कई सारे टीचर्स का ये फॉर्मेट एक रहता है, मेरे यहां फॉर्मेट नहीं है। मैं मेनली बात करूंगा लॉजिक्स के ऊपर और इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। होता क्या बेटा, जब हम कॉन्शियसली रट्टा मारते हैं ना थ्योरी सब्जेक्ट में, थ्योरी सब्जेक्ट बच्चा सोचता है कि भाई रट्टा मार लो एग्जाम तक याद रह जाएगा, नहीं रहेगा। इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको क्या लगता है जो आज रट्टा मारोगे वो एग्जाम डे पे याद आ जाएगा? हो ही नहीं सकता। एग्जाम डे पर मेनली जो चीज काम में आएगी, लॉजिक्स काम में आएंगे, लेकिन हाँ आपको याद करने पड़ेंगे मेजर हेडिंग सब हेडिंग, जहां पर होगा मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। चलिए जी, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने वाले हैं नए सब्जेक्ट की, और माता रानी का नाम लिए बिना शुरुआत कैसे कर सकते हैं? तो जयकारा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय। और हमारी जो विद्या की देवी होती है सरस्वती, उनको भी हमारा नमन है कि हे भगवान, हे माता रानी, सब बच्चों को सद्बुद्धि देना, हम भी जोरदार पढ़ाएं, बच्चे भी जोरदार पढ़ें और जबरदस्त मार्क्स लेकर आए सब्जेक्ट के अंदर। आइए जी, तो पहला चैप्टर हमारे सामने आता है जी, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसा कि चैप्टर के नाम से क्लियर है, वो कहता है भाई मैं इस चैप्टर में ना आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मेन बातें बताऊंगा कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, क्या इसका नेचर है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, किन किन टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, और स्ट्रेटेजी जो है कौन बनाता है, कौन उसको फॉलो करता है, कौन इंप्लीमेंट करता है, फॉर्मुलेट कौन करता है। ओवरऑल ऐसी बातें जो है हम करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। स्टार्ट करते हैं। जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेटा सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, बहुत बार हम कई थिंकर्स की बात करेंगे जिन्होंने टाइम टू टाइम अपनी कुछ थ्योरीज दी, और जो कि प्रूवन थ्योरीज हैं कि जो भी बिजनेस उन थ्योरीज को फॉलो करता है वो दूसरे बिजनेस से आगे निकल जाता है। तो कुछ लोगों के नाम भी हमें जो है इस सब्जेक्ट के अंदर जानने को मिलेंगे, जिनमें एक बहुत ही बेशुमार, मतलब बहुत ही बढ़िया नाम एक आता है जो बहुत ही पॉपुलर हुए, माइकल पोर्टर। इन्होंने कई सारी चीजें दी जो कि हम अपने एसएम में यूज करेंगे। सबसे पहली शुरुआत भी आइए हम इन्हीं के नाम से कर रहे हैं, माइकल पोर्टर साहब हैं जिन्होंने डेफिनेशन दिया है। क्या बोला है इन्होंने स्ट्रेटेजी के बारे में? कहते भाई कंपनी विदाउट अ स्ट्रेटेजी इज विलिंग टू ट्राई एनीथिंग। जो कीवर्ड है यहां पर वो ये है एनीथिंग। मींस कहने का, अगर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ना, इसका मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। जैसे एक अनरूली हॉर्स होता है ना, पागल घोड़ा, दौड़ तो रहा है, भाग तो रहा है, लेकिन जाना कहां है, पहुंचना कहां है, उसे ये नहीं पता। तो कहते कंपनी विदाउट अ स्ट्रेटेजी, अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है, मान लो कोई पर्टिकुलर दिन स्टार्ट हुआ, आप सी का स्टूडेंट हो, आपने
कोई भी किताब खोली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोई माइंड में स्ट्रेटेजी नहीं है कि कितने घंटे इस सब्जेक्ट को मैंने पढ़ना है, आज का मेरा टारगेट क्या है, ऐसी किताब उठाई और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मींस यू डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव। तो ये बिल्कुल घातक साबित हो सकता है। मींस कहने का कोई भी कंपनी आज के मार्केट प्लेस में, आज की इंडस्ट्री में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कर रही है ऑपरेट, उसके लिए बड़ा जरूरी है ये जानना कि भाई मैं अचीव क्या करना चाहता हूं, ठीक है ना। चाहे कोई लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग मींस द बिजनेसेस, सभी के लिए ऑब्वियसली स्ट्रेटेजी होना आवश्यक है। बहुत ही बढ़िया लाइन एक और हमारे सामने आती, स्ट्रेटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि पहले प्लानिंग होगी फिर स्ट्रेटेजी होगी, स्ट्रेटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग बट द ऑपोजिट, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई ये क्या कह रहा है, तो मैं यहां पर बनाना चाहूंगा कुछ चित्र, यहां पर हम दे देते हैं हेडिंग, यहां पर मैं नंबर देता जाऊंगा, लेट्स से नंबर 1, नंबर 1 दे दिया और यहां पर मैं नंबर 1 डालकर लिख दूंगा, सो दैट वहां से हमारी क्या हो जाएगी, कोरिलेशन हो जाएगी कि नंबर 1 वहां पर लिखे तो नंबर 1 जो है यहां पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अकॉर्डिंगली आप भी जब अपनी चिट्स एक्सेट्रा लगाएंगे वहां पर नंबर लगाकर जो है करें, और हर पेज पर हम एक नया नंबर दे सकते हैं। हो सकता है इस पेज पर मैं आपको 1 2 3 4 4 चीजें लिखवाऊं, 4 जगह यहां पर नंबर डाल दिया और उसकी एक्सप्लेनेशन अपने नोट्स में लिखूंगा अलग से, यहां पर इसको मैं नोट्स कह रहा हूं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप भी जब अपने स्टिकी नोट्स लगाएंगे, अलग से रजिस्टर बना रहे हैं या फिर यहां पर टीआरजी की नोट्स में लिख रहे हैं, तो यहां पर भी आप जैसे नंबर 1 लिखना है तो 1 यहां पर डाल दीजिए, मींस 1 रिलेट्स टू दिस। मान लो नंबर 2 जो है मैंने यहां लिखा और इसकी एक्सप्लेनेशन आपने यहां पर लिखी है, तो नंबर 2 यहां पर डाल दीजिए, सो दैट यू में नो कि ये जो नंबर 2 पॉइंट है ये हमारा किस चीज की फर्दरेंस में है, किस चीज की एक्सप्लेनेशन में है पुत्र। सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से इन दिस, हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 हम कह रहे हैं स्ट्रेटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग। वी आर सेइंग सिंपली कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले प्लानिंग होगी और फिर स्ट्रेटेजी आएगी। हाँ जी, हम क्या कह रहे हैं, सो इट सेज स्ट्रेटेजी इज नॉट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लानिंग। हमें लग सकता है कि ये प्लानिंग है एंड स्ट्रेटेजी विल फॉलो इट, प्लानिंग एंड देन स्ट्रेटेजी। तो उसने क्लियर किया दिस इज नॉट द केस, इट इज द ऑपोजिट, मींस देयर विल बी अ स्ट्रेटेजी फर्स्ट एंड देन देयर विल बी प्लानिंग। इतनी चीज मानकर चलिए, थ्योरी सब्जेक्ट है, एग्जाम में जितने नंबर बटोरने हैं वो आपके हाथ में, इट सिंपली डिपेंड्स अपॉन हाउ यू प्रेजेंट योर पेपर। जितना बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करोगे उतने ही बढ़िया नंबर जो है आपको पुत्र मिलेंगे। सो यू हैव टू टेक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केयर विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंटेशन। अब एग्जाम में मान लो आगे स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के बारे में लिखना, हम ये चित्र बनाएंगे, टीचर देखकर ही समझ जाएगा, हमें इंग्लिश से बयां करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब कई बच्चों के मन में तो ये सवाल आ रहा होगा, सर ये आपने लिखा है प्लानिंग, ये लिखा है स्ट्रेटेजी, ये दोनों तो एक ही होते हैं ना, आप इनको अलग क्यों कह रहे हो। किसी लेमैन के लिए ये दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन जब हम सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्पेसिफिकली, तो हमारे लिए दोनों वर्ड का मतलब एक नहीं है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, एडवांस में चीजों को समझ लेना। मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है, तो हमने उस प्रोजेक्ट के बारे में ना डिटेल टाइमलाइन बना दी कि यार ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना मुझे इतने समय में खत्म करना है 4 महीने की डेडलाइन दे दी, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर मुझे इतने रुपए जो है खर्च करने हैं, इस प्रोजेक्ट पर ये लोग काम करेंगे, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, हो गया प्लान। स्ट्रेटेजी इस चीज की बात नहीं करता। प्लानिंग क्या है, सिर्फ आपने चीजें बनाकर छोड़ दिया, गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव हो उसकी बात कर ही नहीं रहे। स्ट्रेटेजी कहती है भाई ऐसे नहीं होता, स्ट्रेटेजी अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चल रहा है कि मेरा काम सिर्फ ये नहीं है बताना कि ये कर देना वो कर देना, आई हैव टू मेक श्योर दैट जो भी हमारा गोल है वो अचीव हो जाए। और हम कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजी प्लानिंग से पहले आता है। इसका भी एग्जाम्पल दूंगा आपको। पहले जो मैंने लाइन बोली मैं वो लिखना चाहूंगा, उसके बाद बता दूं आपको स्ट्रेटेजी पहले कैसे आती है और प्लानिंग बाद में कैसे। सो ये बिल्कुल बेसिक है, मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको एक्स्ट्रा लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि बुक में ऑलरेडी बहुत कुछ लिखा हुआ है। लेकिन प्लानिंग और स्ट्रेटेजी ये एक ऐसी चीज है जिसमें हर बच्चा सोचता है क्या इसमें क्या फर्क है, भाई ये तो सेम ही है। तो इंग्लिश में जरा लिखकर बता दे कि भाई दोनों अलग कैसे हैं। आइए लिखते हैं, स्ट्रेटेजी इज द एक्ट ऑफ, स्ट्रेटेजी इज द एक्ट ऑफ, और ये सारा काम मैं अपनी किताब में पहले से ही कर कर आता हूं। तो मैंने ये सारे अपने नोट्स वगैरह बनाए हुए आप देख सकते हैं, जहां जहां जरूरत है मैंने बड़ी सारी चीजें जो है
बना रखे होते हैं, ठीक है ना। सो यू नीड नॉट वरी एट ऑल। मैं जब भी लेक्चर में आता हूँ, चाहे वो मेरे बाकी बच्चे जानते हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं मुझसे, कि एक कॉन्सेप्ट शीट मेरे साथ हमेशा रहती है। हर लेक्चर से पहले आई हैव टू डिसाइड कि आज के लेक्चर की बाउंड्री क्या रहने वाली है, मुझे क्या चीज पढ़ानी है, साथ में क्या क्या चीजें उसके सपोर्टिंग रोल में रहने वाली हैं। जब प्रैक्टिकल करते हैं तो क्लास पजल में कौन कौन सा क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है जो आज कराना है, और उससे संबंधित होमवर्क का कौन कौन सा क्वेश्चन रिलेट करता है, राइट। सो यू आर डूइंग इन अ गुड मैनर। बस मुझे फॉलो करते रहिए, मेहनत सारी मैं कर लूंगा, आप बस मुझे फॉलो करके जो कॉन्सिक्वेंशियल मेहनत है वो करते रहिएगा। हाँ जी, स्ट्रेटेजी इज द एक्ट ऑफ मेकिंग एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस। स्ट्रेटेजी इज द एक्ट ऑफ मेकिंग एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस which positions an organization to win, which positions an organization to win. Strategy is the act of making an integrated set of choices which positions an organization to win, while planning is the act of laying out projects. Planning is the act of laying out projects with timelines, deliverables. टाइमलाइन क्या रहेगी, कब डिलीवरी करनी है प्रोजेक्ट की, बजट्स कितने पैसे इन्वॉल्व होंगे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हमने एक बिजनेस कंसर्न के हिसाब से ही प्लानिंग का भी डेफिनेशन बनाया है। शॉर्ट फॉर्म में तो प्लानिंग का मतलब बता ही दिया आपको, लेकिन अगर किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है। कहता है स्ट्रेटेजी इज द एक्ट ऑफ मेकिंग एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ चॉइसेस। इंटीग्रेटेड का मतलब कोऑर्डिनेटेड। हम सिर्फ एक चीज नहीं देख रहे, ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, विच पोजीशंस एन ऑर्गेनाइजेशन टू विन। और हमारा मेन मकसद क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जीत जाए, जो गोल जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। विन का मतलब क्या है, आप कब कहोगे कि भाई मैं विन कर गया, जब आपका एग्जाम पास हो जाएगा, आपका ग्रुप पास हो गया, आपका सी एंटर पास होगा, आपको यस आई हैव वन, तो ये हमारा गोल ऑब्जेक्टिव था। लेकिन प्लानिंग शॉर्ट रेंज की बात करता है, प्लानिंग का एरिया ही अलग है। प्लानिंग इज द एक्ट ऑफ लेइंग आउट द प्रोजेक्ट, कि भाई ये ना प्रोजेक्ट है, हमें ये करना है, किस टाइमलाइन में करना है, डिलीवरेबल। मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, सॉफ्टवेयर बनाता हूं क्लाइंट के लिए, तो कब तक मुझे डिलीवरी करनी है, बजट्स कितने पैसे इन्वॉल्व होंगे, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी टीम और कौन कौन सी टीम का कौन कौन सा मेंबर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। प्लानिंग इसकी बात करता है, सिंपल एज दैट। स्ट्रेटेजी प्लानिंग से एक कदम आगे है। हमने कहा ऐसा नहीं है पहले प्लानिंग होगा, पहले स्ट्रेटेजी बनेगी उसके बाद प्लानिंग होगी। केजीएफ 2018 में मूवी आई थी जी, केजीएफ। सलाम रॉकी भाई, सलाम रॉकी भाई। हाँ जी, तो रॉकी था, उसको गोल्ड माइंस चाहिए थी, उसको गोल्ड माइंस चाहिए थी। उसने क्या किया, पहले तो मुंबई में था, वहां से उसको बेंगलोर लाया गया, और बेंगलोर में जाकर उसे पता चला कि ये जो सारा सोना है ये कोलार गोल्ड फील्ड से आता है। तो अब उसका मकसद ये बना कि यार मुझे उसको हथियाना है। तो सबसे पहले एज अ स्ट्रेटेजी उसका काम क्या था, पहला जो कदम उसने रखा कि ही हैज टू रीच एनी हाउ टू द गोल्ड माइन, दैट वाज द स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, योजना, योजना बनाना। जितने भी ग्रंथ उठाकर देख लो, रामायण हुई, महाभारत हुई, जब जब जरूरत पड़ी तो सबने योजना ही बनाई है किसी भी विकट परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। तो आज भी तो हम यही कह रहे हैं, बिजनेसमैन के सामने तो हर रोज एक नई परिस्थिति है विकट, जहां पर कॉम्पिटिटर आपसे कंपीट करके आपसे आगे निकलने में लगा हुआ है, तो हमें योजना बनानी है। तो रॉकी भाई ने योजना बनाई कि किसी भी तरह पहले मुझे लैंड होना है कहां, कोलार गोल्ड फील्ड में। एक बार स्ट्रेटेजिकली मैं वहां पहुंच गया, फिर मैं प्लानिंग करूंगा कि आगे मुझे किस तरह से बढ़ना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हमेशा स्ट्रेटेजिकल स्टेप होगा, वो हमेशा स्ट्रेटेजी होगा। प्लानिंग विल फॉलो दैट, ना कि स्ट्रेटेजी फॉलोज प्लानिंग, राइट। तो यहां से हमें ये चीज समझ में आई है। आइए उसके बाद, ठीक है ना, ये डेफिनेशन किन्होंने दिया, अंकल जी का नाम भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हेनरी मिंट्सबर्ग ने ये वाली चीज कही थी जो हमने अभी भी पढ़ी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के बारे में। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो हमारा चैप्टर है, इसके अंदर कुल मिलाकर हमारे पास आने वाले हैं पुत्र 5 टॉपिक्स। मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी,
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, स्ट्रेटेजिक इंटेंट जहां पर हम विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, और अंत में आ जाएगा स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको इसी हायरार्की में पढ़ना है। कई बार होगा कि कोई टॉपिक, मान लो टॉपिक नंबर 1 या टॉपिक नंबर 2 टॉपिक 4 या 5 से कनेक्टेड है, तो वी विल जंप ओवर दैट। लेकिन हाँ, इतना श्योर है कि हम एक बार में एक चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद ही सेकंड पर जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट में से कोई भी टॉपिक उठाया उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, चैप्टर भी नहीं, किसी चैप्टर का कोई टॉपिक उठा लिया, फिर किसी और चैप्टर का कोई टॉपिक। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, हम बिल्कुल एक सिस्टमेटिक मैनर में जाएंगे, जैसा आपको पता है, जैसा प्रैक्टिकल में भी रहता है, एक सिस्टमेटिक मैनर में जाएंगे टॉपिक बाय टॉपिक समझते चलेंगे और उसमें अपनी निपुणता बनाते चलेंगे, ठीक है जी। तो 5 हेड है, मतलब इस तरह के 5 हेडिंग आपके सामने इस चैप्टर के अंदर पुत्र आने वाले हैं। तो हमारे सामने सबसे पहले आ रहा है जी मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एग्जाम में बड़े ही सिंपली वो पूछ सकते हैं, भाई स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बताओ, 3 मार्क्स 2 मार्क्स में आपसे पूछ लेगा। तो समझते हैं, 2 वर्ड हैं इसके अंदर, स्ट्रेटेजिक और मैनेजमेंट है। पहले हम समझ रहे हैं मैनेजमेंट, मैंने क्या सिखाया था, इस ये मेन हेड हो गया, इसके अंदर जो रेड कलर होगा वो सब हेड होगा। तो यहां पर ये है इसका सब हेड, इसके अंदर जो आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ये इसके सब हेड हैं। ये A1, ए के अंदर ग्रीन जो लाइट ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, और ये हो गया पुत्र A2। आगे बढ़ा, यहां पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फिर से रेड कलर का हेडिंग है, मतलब इट इज B। तो इस टॉपिक के अंदर 2 मेन सब हेड है। पहले समझ रहे हैं मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी का तो सीख लिया है और आगे भी सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी आ ही रहा है, फिर ओवरऑल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है वो यहां से हम पढ़ लेंगे। आइए जी, लेट्स सी दिस। कहते जी सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द टर्म मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वैसे तो सबको पता होगा, आप कहोगे मैनेजमेंट में क्या है भाई, मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज करना, टू गेट द थिंग्स डन, बिजनेस स्टडी में सबने पढ़ा हुआ है, सबको आता है। लेकिन हमें अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से पढ़ना है। इंस्टीट्यूट ने आपके मॉड्यूल में 2 पॉइंट अगर बनाए हैं, हमें उसी के तहत रहते हुए इस चीज को समेटना है। एग्जाम में अगर आए तो हमें यही लिखना होगा, मतलब इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड बात करनी होगी। लैंग्वेज आपकी हो सकती है, लेकिन अगर इस टॉपिक से हटकर जनरल बात करेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन द सेम मैनर एज द इंस्टीट्यूट वांट्स इट। मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। कहते जी द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड इन 2 सेंसेस। कहते 2 तरह से बात कर सकते हैं मैनेजमेंट की। सबसे पहले की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिना पढ़े ही हमें समझ आ गया कि यहां पर ये कहेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है वो की ग्रुप है, जिसके पास पावर है सब प्रकार के डिसीजंस लेने की, एंड एवरीबडी एल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू जस्ट फॉलो दैट। आइए देखते हैं, कहते जी मैनेजमेंट इज अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, किसके अफेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स का जो इंचार्ज है उसका नाम रख दिया मैनेजमेंट। It says management is the chief organ entrusted with the task of making it a purposeful and the productive entity. पर्पसफुल एंड प्रोडक्टिव एंटिटी कहता उसको बनाने की जिम्मेवारी है मैनेजमेंट के ऊपर। हम सब जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन इज एन आर्टिफिशियल एंटिटी। ऑर्गेनाइजेशन तो आर्टिफिशियल एंटिटी है, उसको क्या पता क्या करना है, तो उसको प्रोडक्टिव कौन बनाएगा, मैनेजमेंट विल एंश्योर दैट इट बिकम्स अ प्रोडक्टिव एंटिटी, इट बिकम्स अ पर्पसफुल सो दैट इट मे हैव सर्टेन पर्पसेस। जैसे एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग के भाई पर्पस है कि अपना ये गोल है लाइफ में, ये चीज अचीव करनी है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई, सो दैट आई कैन अचीव समथिंग। क्या अचीव करना है, पर्पस क्या है तुम्हारा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, एंड उस पर्पस को अचीव करने के लिए यू विल हैव टू बी प्रोडक्टिव, अदरवाइज रेस में पीछे रह जाओगे। तो कहते हैं ये मैनेजमेंट का काम है। ये करेंगे कैसे, कहते हैं आप बनाओगे कैसे इसे पर्पसफुल और प्रोडक्टिव। आइए देखें, बाय अंडरटेकिंग द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर and integrating the disorganized resources of manpower, money, material, technology which are then combined into a functioning whole। क्या कहने की कोशिश यहां पर की जा रही है, कहता जी इंटीग्रेट करेंगे किसको, डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज, ब्रिंगिंग टुगेदर मैन पावर, मनी, मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन के पास भैया रिसोर्सेज तो सारे हैं, कहते हैं मैन पावर भी है, लोग हैं काम करने के लिए, मनी मतलब पैसे की कोई दिक्कत नहीं मटेरियल सारा है, टेक्नोलॉजी भी है। क्या सिर्फ इन सभी चीजों के होने से आप आगे बढ़ सकते हो, बाय द टाइम यू डू नॉट नो हाउ टू यूज द रिसोर्सेज आप कर कुछ नहीं सकते। जब तक आपके पास ऐसा दिमाग ना हो जो कि इन रिसोर्सेज को कंबाइन कर सके, ये आपके किसी भी काम का नहीं है। वी हैव सीन लॉट ऑफ बिजनेस एम्पायर जिनके पास सब कुछ था फिर भी वो डूब गए, क्योंकि वहां मैनेजमेंट ऐसी नहीं थी जो कि इन डिसऑर्गेनाइज्ड रिसोर्सेज को कंबाइन कर सके। डिसऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि आपस में सब अलग अलग पड़े हैं, मैन, मटेरियल
अपना टेक्नोलॉजी एंड मनी, ये सब अलग अलग पड़ा है। इन सब डिसऑर्गेनाइज सोर्सेज को कंबाइन करके एक साथ लाना, वर्ड लिखा है ब्रिंगिंग टुगेदर, आपको इन सबको एक साथ लेकर आना पड़ेगा। एंड विच आर देन कंबाइंड इनटू अ फंक्शनिंग होल, और फिर इनसे मिलकर हम फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट करते हैं, जहां पर सभी एक कॉमन सेंस के साथ, एक कॉमन पर्पस के साथ काम कर रहे हैं, सो एज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन करेगा? ये काम है मैनेजमेंट का। देन इट सेज management systematically mobilizes and utilizes the diverse resources efficiently and effectively. Okay, क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट सिस्टमेटिकली मोबिलाइजेज एंड यूटिलाइजेज द डाइवर्स रिसोर्सेज, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन सबको मोबाइल का मतलब है अपनी ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना। रिसोर्सेज तो कोई कहीं है कोई कहीं है। मैंने सॉफ्टवेयर फर्म बना ली बेंगलोर में, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल ही नहीं रहे, कहां से लाऊंगा? मोबिलाइज करते हुए मैं गया नॉर्थ में, मैंने कहा यहां पे बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, एक पर्सनैलिटी है, पीपल ग्रूम्ड हैं, तो यहां से मुझे अच्छे काम करने वाले और जो क्लाइंट को फेस कर सके ऐसे लोग मुझे मिलेंगे। तो मैंने रिसोर्सेज मोबाइल करा लिए। मोबाइल का मतलब क्या है? रिसोर्स को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, कहते मोबाइल, एंड देन यूटिलाइज, उनका सही प्रयोग करना। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास जो पीपल हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसका बेस्ट यूज कहां पर हो सकता है। तो जो भी, मान लीजिए मैं 10 इंजीनियर को हायर करके लाया, 10 इंजीनियर को मैंने जॉब दे दी, उसमें से कौन से इंजीनियर की कौन सी स्पेसिफिकेशन है, कौन सी स्पेशलिटी है, तो उस हिसाब से मैं उसको डैश टीम में डालूंगा, सो दैट इस क्लाइंट को ये इजीली हैंडल कर पाएगा एंड जो क्लाइंट की डिमांड है उसको ये पूरा कर पाएगा। यहां पर दो वर्ड बड़े ही ब्यूटीफुल आ रहे हैं हमारे सामने, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। बहुत बार लाइफ में ये दो वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, लेकिन जिंदगी बीत जाती है, हमें इनका डिफरेंस नहीं पता चलता। हम सोचते हैं यार एक ही तो बात है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली का मतलब तो एक ही होता है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो सर कैसा है? पहले इस कहानी बताता हूं, उसके बाद जो है हम इसके बारे में लिखेंगे। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, उसने नई नई गाड़ी ली है, नया नया मर्सिडीज गाड़ी निकलवा कर लाया, कहता राहुल आ जाओ तुम भी, मैडम को भी ले आओ, मतलब विद फैमिली आ जाओ, मेरी भी फैमिली, हम सब गोवा चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा पहले कभी गोवा गया गाड़ी से? कह रहा नहीं। वेट कर रहा था जिंदगी में मर्सिडीज कब आएगी और तब मैं गोवा जाऊंगा गाड़ी चलाकर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा गूगल मैप वगैरह लगा लेते हैं। कहता नहीं भाई भरोसा रख, गोवा जाने का बहुत समय से मूड था, मेरे माइंड में सब क्लियर है, कौन कौन सी रोड पकड़नी, और आजकल साइन बोर्ड लगे हो तो मैं उसको फॉलो करते हुए चला जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भाई। गाड़ी स्टार्ट हुई, गोवा का पुणे से डिस्टेंस लगाते हैं, मतलब कितना समय लगता है, पुणे से अप्रोक्सीमेटली 9 घंटे के आसपास में आप गोवा जो है टच कर सकते हैं, इजीली आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट की, चलते रहे 11 घंटे बीत गए, अभी तक हम अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाए। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं मिलेगा, जिस रिजॉर्ट में जिस होटल में जाना है गूगल मैप लगा ही लेते हैं। तो मैंने जबरदस्ती लगाकर उसको बोला ये रहा, अब तो पहुंच। तो 11.5 घंटे के बाद हम पहुंचे। 11.5 घंटे के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे। क्या कहूं, जो फ्रेंड था वो नॉन एफिशिएंट था या नॉन इफेक्टिव था? आंसर है ही वॉज नॉन इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है जो चाह रहे हो, जो करना सोच रहे हो, जो चाह रहे हो करना, वो हो जाए उसी समय में, उसी के आसपास, तो हम कहेंगे कि ये इफेक्टिवली काम नहीं हुआ। इसी एग्जांपल में बढ़ेंगे। मैंने कहा तेरी गाड़ी मर्सिडीज है, एवरेज तो बहुत कम होगी। कहता नहीं नहीं यार, ऐसे ना लोगों ने अफवाह फैलाई हुई है, इतनी महंगी गाड़ी है, एवरेज इतनी भी कम नहीं होती। कहता शोरूम वालों ने कहकर दिया है हाईवे पर तो ये मेरे को 16 से 17 की एवरेज दे देगी। मैंने कहा ठीक है भाई, 16 से 17 की एवरेज देगी। गाड़ी में रास्ते में 2 बार हमें फ्यूल जो है भरवाना पड़ा वापस, और देखा कि गाड़ी की एवरेज जो आई है वो आई है मात्र 9 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज आई है। मतलब जितने फ्यूल के अंदर हमें लग रहा था कार हमारी गोवा तक पहुंच जाएगी, उतने फ्यूल में पहुंच ही नहीं पाई, ये तो फ्यूल ज्यादा लग गया। मतलब एफिशिएंसी नहीं है गाड़ी की, जो हमने सोची थी उतनी एफिशिएंसी नहीं है। समझ रहे हो? तो दोनों चीजों में फर्क है, इफेक्टिवनेस एंड द एफिशिएंसी। इफेक्ट मैं लिखवाऊंगा, आराम से सुनते जाइए, पहले लिखने का समय दूंगा, लिखवाऊंगा भी। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है डूइंग द राइट थिंग, डूइंग द राइट थिंग, सही चीज को करना। और एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द थिंग्स राइट, कि जो कर रहे हो उसे सही तरीके से करना। दोनों में बड़ा फर्क है। आइए लिखते हैं और साथ साथ और बातचीत इसके बारे में करेंगे। मैं वापस यहां पर आ जाता हूं। आई विल राइट ओवर हियर पॉइंट नंबर 2। हम बात कर रहे हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की। सो नंबर 2, चीजें बहुत हैं इसके बारे में, देखता हूं आपको कितना लिखवाकर जो है हो जाएगा।
आइए, इफेक्टिवनेस मीन्स doing the right things. Effectiveness means doing the right things. And efficiency means Puttar, doing the things right. Efficiency means doing the things right. That is in most economical way. That is in most economical way. इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग द राइट थिंग्स। जो कर रहे हो पता तो है ना कि वही करना है, और अगर पता चल गया फिर उसको सही बेस्ट तरीके से कैसे करें, वो होता है एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी मींस डूइंग द थिंग्स राइट, दैट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल वे, लिख सकते हैं इसमें आगे। मीनिंग देयर बाय दैट मीनिंग देयर बाय टू डू इट विद minimum wastage of time, meaning thereby to do it with minimum wastage of time and optimum use of resources and optimum use of resources, ये मतलब है इसका। तो दोनों चीजें एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या, डूइंग द राइट थिंग्स, मतलब जो अचीव करना चाहते हो क्या वही कर रहे हो, एक बार समझ में आ गया कि हाँ यही कर रहे हैं, उसको बेस्ट तरीके से किस तरह कर सकते हो, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि यार सर जो ये बोल रहे हैं क्या मैं ये भी लिख लूं जो हिंदी में बोला, हाँ जी लिख लीजिए, सो दैट रिवीजन के समय पर आपको कहीं पर भी लॉजिक में डाउट ना आए। द थिंग्स शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू अस। ठीक है, समझ में आया। अब मान लीजिए आपका पेपर है, आपने 8 घंटे के अंदर ना बहुत जबरदस्त पढ़ाई कर ली, मजा आ गया, आप कहते हैं ये हुई ना फिर एफिशिएंटली आपने काम किया, आपने पढ़ाई करी कॉस्ट अकाउंटिंग की धड़ाधड़ धड़ाधड़, पता चला अगले दिन जो पेपर था ऑडिट का पेपर था। क्या आपकी एफिशिएंसी से कुछ पॉजिटिव हुआ? आंसर है नहीं, क्योंकि इफेक्टिवनेस ही नहीं थी। मुझे पहले इफेक्टिव चीज डिसाइड करनी है, पहले इफेक्टिवनेस डिसाइड होगी, एफिशिएंसी उसके बाद आएगी। मतलब पहले भाई ये तो देख लेता पेपर किस चीज का है, उसके बाद एफिशिएंसी दिखाता। तो एफिशिएंसी doesn't necessarily lead to productivity because you may be doing the wrong task, whereas first of all it is very important to decide about the effectiveness। पहले इफेक्टिवनेस डिसाइड होगा कि भाई सही चीज करूं, एक बार डिसाइड होगा सही चीज कर रहे हैं फिर उस चीज को सही तरीके से करना, ये चीज आपका ओवरऑल डेवलपमेंट डिसाइड करेगी और फिर तभी आपको सक्सेसफुल बनाएगी। एक और बात लिखेंगे इसमें, बीइंग इफेक्टिव leads to increased productivity. Being effective leads to increased productivity as it involves as it involves identifying as it involves identifying the most important tasks as it involves identifying the most important tasks and doing them first। बीइंग इफेक्टिव मतलब सबसे पहले जो भी एक्टिविटीज है पहचानो कि सबसे पहले मुझे कौन सी करनी है, कौन सी जरूरी है, तो प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, और उसके बाद एफिशिएंसी से काम करना है। सो एफिशिएंसी डजंट necessarily lead to productivity, efficiency doesn't necessarily lead to productivity as you may be doing as you may be doing the wrong tasks first, as you may be doing the wrong tasks first।
हो सकता है जो टास्क बाद में होनी चाहिए थे आप उसे पहले करने लगे, जैसे मैंने कहा आपको पढ़ना था ऑडिट, पढ़ने लग गए कॉस्ट। तो इफेक्टिवनेस पहले आएगी, एफिशिएंसी बाद में आएगी। इस बारे में आगे भी किसी चैप्टर में हमें जानने को मिलेगा, इसकी आगे भी चर्चा होगी। लेकिन अभी के लिए जब यहां पर आ गई है टर्म तो हम अभी उसको समझ लेंगे ना, बाद के लिए क्यों छोड़ेंगे, बाद में समय बचा लेंगे, हम कहेंगे हम इसे पढ़कर आ गए। तो वी आर सेइंग इफेक्टिवनेस एंड देन एफिशिएंसी, ये इंटर रिलेशनशिप्स सारी हमें क्लियर होनी चाहिए। सो वी आर सेइंग फर्स्ट देयर विल बी इफेक्टिवनेस एंड देन देयर विल बी एफिशिएंसी। लिखिए आइए जी बढ़ते हैं आगे। सो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस तो समझ में आ गया, आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। कहते द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कॉम्पिटेंस एंड द कैरेक्टर ऑफ इट्स मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट टॉप पर बैठी है, यही सब कुछ कर रही है, बाकी का जो काम रह जाएगा वो ऑपरेशनल नेचर का है, छोटे लोग जो नीचे लेवल के लोग हैं वो भी कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होना, सर्वाइव करना मेनली डिपेंड करता है आपके मैनेजमेंट के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरू भाई अंबानी के द्वारा स्थापित की गई, बंटवारा हो गया, अनिल अंबानी साहब को कुछ मिला, मुकेश अंबानी साहब को कुछ मिल गया। अनिल अंबानी जी को जो चीजें मिली वो फ्यूचर ओरिएंटेड थी, जिनका बहुत ज्यादा स्कोप था, जबरदस्त था। सभी को लग रहा था कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से बहुत आगे निकल जाएगा, और ऐसा हुआ भी, ऐसा हुआ भी। टिल 2008 अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से बहुत आगे रहे, वेल्थ के मामले में, बिजनेस के मामले में, द वे द बिजनेस वॉज बिंग डन उसके मामले में। और मुकेश अंबानी लिस्ट में बहुत नीचे थे, अनिल अंबानी बहुत आगे थे। लेकिन जैसा कहते हैं कि आपकी मैनेजमेंट का कैरेक्टर कैसा है, कॉम्पिटेंस कैसी है, हम कहते हैं कि यू ऑलवेज हैव टू बी, डोंट हैव टू थिंक अबाउट द शॉर्ट रन बट अबाउट द लॉन्ग रन। तो जो मुकेश अंबानी साहब थे उन्होंने प्रूव किया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। शॉर्ट टर्म में क्या बेनिफिट आ रहा है क्या नहीं आ रहा उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। ही वॉन्टेड टू हैव द ऑर्गेनाइजेशन विद अ विजन। तो उनका एक विजन था कि मुझे लॉन्ग टर्म तक सक्सेस को जो है अपने पास रखना है, सर्वाइव करना इन द लॉन्ग रन, नॉट फॉर द शॉर्ट रन। तो उन्होंने चाहे शॉर्ट रन में बेनिफिट ना आए, लेकिन इस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया कि चाहे उसने एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको बेनिफिट नहीं दिए, लेकिन आज की डेट में मुकेश अंबानी साहब को सब जानते हैं कि कितना उनके पास वेल्थ और किस लेवल तक वो पहुंच चुके हैं। तो हमारे पास रियल लाइफ जीता जाता एग्जांपल है कि रिसोर्सेज एक्सेट्रा होने से कुछ नहीं होता, आपकी मैनेजमेंट के ऊपर काफी निर्भर करता है कि आप किस लेवल तक पहुंच सकते हैं। आइए जी, ये तो हो गया फर्स्ट सेंस, अंडरस्टैंडिंग द टर्म मैनेजमेंट की ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा सेंस क्या है? दूसरा सेंस है कैरिंग आउट इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब है आइए देखते हैं। The term management is also used with reference to a set of interrelated functions and processes carried out by the management of an organization. The key group of individual mentioned, ठीक है, मेन क्या है यहां पर आते हैं। हो सकता है बहुत सारी लाइंस जो होंगी वो इररेलेवेंट हो, हमें मेन चीज पर फोकस करना है। कहते हैं कैरिंग आउट इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, कुछ ऐसी प्रोसेसेस हैं जो कि आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आपने उन सबको कोऑर्डिनेट करके कैरी आउट करना है। फंक्शंस में भी like planning, organizing, directing, staffing, controlling, etc. These are wide ranging, इससे भी और ज्यादा हो सकते हैं। ये तो मेन मेन नाम आ गए ना जो बचपन से रट्टा मारते आए हैं, प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, फिर डायरेक्ट करना, स्टाफिंग एंड लास्ट में कंट्रोलिंग। एंड क्लोजली इंटर रिलेटेड, कहता वाइड रेंजिंग हो सकते हैं लेकिन सभी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक द थिंग्स हैपन एंड सच इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने सारे फंक्शंस हैं जिनको आपने कैरी आउट करना है और ये सभी आपस में इंटर रिलेटेड हैं। किसी भी एक चीज को ज्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, हमें सभी को मिलाकर चलना होगा। और ये कहते कैसे पॉसिबल होगा? मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक द थिंग्स हैपन एंड दिस इन्फ्लुएंस, कहते मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस करके करा लेगी, लेकिन इन्फ्लुएंस क्यों करेगी, कैसे कर पाएगी? कहते इट इज बैक्ड बाय नंबर वन पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज।
हमने कहा मैनेजमेंट टॉप लेवल पर है, मींस इट इज हैविंग द पावर। आपको कोई मना नहीं कर सकता। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप सीईओ बन गए, तो भाई आप जो चाहोगे वही होगा ना, तो पावर तो है आपके पास करवाने की। नंबर 2, कॉम्पिटेंस, क्या आप कॉम्पिटेंट हैं? अगर आप किसी बिजनेस को बढ़ाकर इतनी आगे लेकर गए, मतलब कॉम्पिटेंट तो है। हम ये नहीं कह रहे कॉम्पिटेंस इज नॉट जस्ट बाय द डिग्री। आप कहते हैं सर मेरे पास तो एमबीए डिग्री है नहीं, क्या मैं भी कॉम्पिटेंट हूं? मैंने आईआईटी नहीं की, मैंने आईआईएम नहीं किया। हाँ भाई, तुम भी कॉम्पिटेंट हो। किसी डिग्री के होने से कॉम्पिटेंसी का पता नहीं चलता, आप अपने बिजनेस को कितना ग्रो करवा पाए हो इससे पता चलता है। तीसरा है नॉलेज, क्या आपके पास नॉलेज है? नॉलेज किसकी? अपने बिजनेस की। हम ओवरऑल नॉलेज की बात नहीं कर रहे भाई, आपको हो सकता है दूसरे के बिजनेस की ना हो, अपने बिजनेस की नॉलेज तो है डेफिनेट। एंड चौथा है रिसोर्सेज, के आपके पास रिसोर्सेज एंड डेफिनेटली हैं, जो अपने ऊपर बात करी, मैन, मटेरियल, एक्सेट्रा, टेक्नोलॉजी, वो सभी चीजें। तो आप, मैनेजमेंट इज इन सच अ पोजीशन दैट यस इट कैन डेफिनेटली इन्फ्लुएंस टू कैरी आउट ऑल द इंटररिलेटेड फंक्शन। तो अगर एग्जाम के अंदर आता है कि मैनेजमेंट किस तरह से यूज किया जाता है इन द वर्ड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो हमें ये दो तरह से बताकर उत्तर आना है। उसके बाद बात आ रही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, कि क्या है ओवरऑल। अगर बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है, होता क्या है इसके अंदर। इट सेज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज which firm managers undertake to put their firms in the best possible position to compete successfully in the workplace। कहते सीधी सी बात यह है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर वो सभी एक्टिविटीज आ जाती हैं, सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी। कौन से वाली? विच द फर्म मैनेजर्स। अब फर्म मैनेजर उसने वर्ड रखा है इंस्टीट्यूट ने, आप ओनर कह सकते हो, सिंपल सी बात है। अंडरटेक, आप ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं सो दैट यू कैन पुट योर फर्म इन द बेस्ट पॉसिबल पोजीशन। कहां पर? टू कंपीट सक्सेसफुली इन द मार्केट प्लेस। हर कोई बिजनेस आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि जितने ज्यादा कस्टमर्स को वो अपने पास अट्रैक्ट कर सके, पहला अट्रैक्ट कर सके और दूसरा उनको रिटेन कर सके, तो उसको हम सक्सेस कहते हैं बेसिकली। तो मार्केट प्लेस में कहते हैं अगर आपने जो भी सेट ऑफ एक्टिविटी लिया सो दैट यू कैन स्टे ओवर देयर, यू कैन सर्वाइव ओवर देयर, यू कैन कंपीट विद द अदर कॉम्पिटिटर्स सक्सेसफुली, उन सभी एक्टिविटीज को हम कहेंगे दैट यस दीज आर एनकंपास्ड इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। देन इसके बारे में ऑब्वियसली और भी बातें चलती रहेंगी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज मेड अप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। इसके अंदर कहते हैं बड़ी सारी एक्टिविटी है, वो पढ़ा तो हमने, सेट ऑफ एक्टिविटी बता तो रहा है। डेवलपिंग द फर्म्स विजन एंड मिशन, सबसे पहले फर्म का विजन तैयार करना कि लॉन्ग रन क्या है और फिर हम करते क्या है, मिशन। इसके बारे में डिटेल इस चैप्टर में आगे आएगी। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना, ये हमने सीखा था चैप्टर नंबर 2 और 3 में, हमें जानने को मिलेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करना। डेवलपिंग द ऑब्जेक्टिव्स, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेजरेबल टारगेट बनाना, भाई दिस इज द थिंग वी वांट टू अचीव। क्रिएटिंग, चूजिंग एंड इंप्लीमेंटिंग वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, सोचना, क्रिएट करना, उसमें से बेस्ट चूज करना और उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना। एंड फाइनली मेजरिंग एंड इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, की भाई जो स्ट्रेटेजी लगाई थी हमने, सो दैट आई वांटेड टू अचीव दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, तो क्या मेरी ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो पाई या नहीं हो पाई। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर ये सभी चीजें आएंगी। बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हैं आगे, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यू सिस्टम, वो सब इसी के अंदर एनकंपास पुत्र किया गया है। ये हमारा पहला हेड रहा, ये हमारा पहला हेड रहा। आई एम मेकिंग वेरी श्योर कि हर एक चीज की इनफ डिटेल आपके साथ डिस्कस करता रहूं सो दैट हमारे पास कंटेंट की लिखने के लिए कभी भी कमी ना हो, और आपको ये चीजें बाय हार्ट जो है याद रखनी है। जैसे अब आ गया मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट के अंदर अगर की ग्रुप याद रह गया, की ग्रुप के अंदर आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आई एम वेरी श्योर आप लिखाओगे। हेडिंग दूसरा, कैरिंग आउट इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, हेडिंग याद रह गया तो आप लिखाओगे, लेकिन मेन क्या है, इस हेड को याद रखना। तो वी विल हैव टू मेक द एफर्ट्स टू मेमोराइज दिस थिंग। आइए जी आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने दूसरा हेडिंग आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी क्या कहता है, स्ट्रेटेजी के बारे में जानना चाह रहे हैं। और मैंने क्या कहा, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, योजना। स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, योजना, स्ट्रेटेजी बनाना। बहुत बार जो चीज आपको लगता है कि सीधे तरीके से हो जाएगी, वो सीधे तरीके से नहीं होती, फिर आपको योजना बनानी पड़ती है उस चीज को किसी और तरीके से करने के लिए। महाभारत में जब पहली बार अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी का मिलना होता है, जब पहली बार अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी का मिलना होता है, तो पता चलता है कि जो श्री कृष्ण जी की सिस्टर थी सुभद्रा, उसके पीछे एक राक्षस लगा हुआ था, राक्षस का नाम मैं भूल गया। तो वो राक्षस जो है बेसिकली वो श्री कृष्ण जी को मारना चाहता था, और श्री कृष्ण जी अगर उसके सामने नहीं आ रहे थे तो वो इनडायरेक्टली उनकी सिस्टर यानी कि सुभद्रा को किडनैप करना चाहता था कि भाई मैं किडनैप करूंगा तब तो श्री कृष्ण जी बचाने आएंगे और तब मैं श्री कृष्ण जी को मार दूंगा। अब श्री कृष्ण जी तो इतने पावरफुल हैं, सुदर्शन चक्कर चलाकर मार सकते थे, लेकिन उस राक्षस को वरदान था
कि वो श्री कृष्ण जी के द्वारा भी उस सुदर्शन चक्र से नहीं मरेगा। अर्जुन जी ने अपनी धनुर्विद्या दिखा ली, बाण चला दिए, वो वापस जिंदा हो जाता था। अब अर्जुन श्री कृष्ण जी की तरफ देखे, श्री कृष्ण जी अर्जुन की तरफ देखे, तो श्री कृष्ण जी वहां से भागने लगे। उस राक्षस से डरकर ऐसा प्रतीत हुआ कि भागने लगे। तो अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहे हैं, श्री कृष्ण जी तो इतने पावरफुल हैं, गॉड हैं यार, क्या हमारे पास कोई शब्द नहीं है उनको डिस्क्राइब करने के लिए कि वो तो भगवान हैं, तो वो इसका वध क्यों नहीं करते, ये कहां भाग रहे हैं। तो श्री कृष्ण जी भागकर एक गुफा के अंदर चले गए। अब जो फर्स्ट टाइम देखेगा उसको लगेगा यार भगवान होकर मतलब आप उस राक्षस से भाग रहे हैं, उस राक्षस के अंदर इतनी पावर क्या आ गई। तो श्री कृष्ण जी उस गुफा के अंदर भाग गए और वो राक्षस भी पीछे पीछे चला गया। श्री कृष्ण जी ने क्या किया, वहां पर एक साधु महात्मा सोए हुए थे, तो उनको जो है जगा दिया। अब साधु महात्मा को गुस्सा आ गया, लेकिन श्री कृष्ण जी जगाकर साइड पर हो गए और इतने में जो राक्षस है वो गुफा के अंदर एंटर कर गया। तो उन महात्मा को क्या लगा कि इस राक्षस ने मुझे जगाया है। उन्होंने गुस्से में आकर उनके पास भस्म पड़ी थी, उठाकर राक्षस के ऊपर फेंक दी और राक्षस जल गया। क्योंकि उस राक्षस का जो वध है वो एक ही तरीके हो सकता था कि कोई भी मुनि महात्मा जो है वो गुस्से में आकर अगर अपनी भस्म जो है उसके ऊपर फेंक दे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये क्या था, स्ट्रेटेजी, ये क्या थी, योजना उस राक्षस को मारने, क्योंकि सीधे सीधे उसका वध नहीं हो रहा था। तो ऐसी चीजों की ही हम यहां पर बात कर रहे हैं। भाई स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, वी विल हैव टू मेक सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज, वी हैव टू थिंक सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटीज जिसके थ्रू हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। वो सेट ऑफ एक्टिविटी हो सकता है देखने में सीधा सीधा ना लगकर टेढ़ा लगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मेन एम क्या है, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसे क्लियर कराना। तो योजना बनानी है, कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। तो पहले समझते हैं आइए मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन ऑफ टर्म स्ट्रेटेजी रिलेट्स टू द वेज। कहते स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, वेज, वेज मतलब तरीके, केड़े तरीके आप अपनाने ने, वेज द बिजनेस डिसाइड्स टू रिस्पॉन्ड। कहता कौन से तरीके से बिजनेस रिस्पॉन्ड करेगा, किसको, डायनेमिक एंड ऑफन hostile external forces while pursuing their vision, mission and the ultimate objectives। hostile का मतलब लिख लेंगे, hostile का मतलब होता है unfriendly and aggressive। क्या कह रहे हैं, बिजनेस डिसाइड्स टू, कहता वेज द बिजनेस डिसाइड, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है कि कौन से तरीके आप अपनाओगे, कौन, बिजनेस डिसाइड्स टू रिस्पॉन्ड टू डायनेमिक एंड ऑफन होस्टाइल एक्सटर्नल फोर्सेस व्हाइल परस्यूइंग द मिशन, विजन एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। कहते बिजनेस तो चुपचाप अपना जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अपना विजन मिशन को फॉलो करते हुए चल रहा था, बट वी नो द बिजनेस डज नॉट ऑपरेट इन अ वैक्यूम। ऐसा थोड़ी है पूरी मार्केट प्लेस में भाई तो अकेला ही बिजनेसमैन है, तेरी इंडस्ट्री में और भी लोग होंगे जो तुझसे कंपीट करेंगे, तुझसे कंपीट करेंगे। अब एक कॉम्पिटिटर ने अपनी एक चाल चल दी, अब मैं किस तरीके से रिस्पॉन्ड करूंगा उसको कहते हैं स्ट्रेटेजी। क्या लिखा हमने, बिजनेस रिस्पॉन्स टू द डायनेमिक एंड होस्टाइल एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आई है, डायनेमिक है, क्यों, अपने कॉम्पिटिटर की अगली चाल क्या होगी मैं नहीं जानता हूं, एंड होस्टाइल होगी। नॉर्मली इट इज अ होस्टाइल थिंग, कॉम्पिटिटर है तो ऑब्वियसली मेरे फायदे की चीज तो करेगा नहीं, कुछ ऐसी चीज करेगा जो अनफ्रेंडली होगी। हो सकता है अपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, एग्रेसिव तरीके से उसको मार्केट के अंदर ले आया, हो सकता है एग्रेसिव तरीके से उसको मार्केट के अंदर ले आया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो उस तरह से जो भी हम अपनी चाल चलेंगे वो क्या होगा, हमारी स्ट्रेटेजी होगी। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, बीएमडब्ल्यू ने मेनली दो तरह की गाड़ियां निकाली हैं, एक है सिडान, एक है सिडान, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं 3 सीरीज, 5 सीरीज, 7 सीरीज, 3 सीरीज, 5 सीरीज, 7 सीरीज, और कुछ समय पहले उन्होंने अपनी BMW ग्रैंड कूपे 2 करके भी लॉन्च किया। ये सारी सिडान गाड़ियां हैं। उसके अलावा SUVs हैं, X1 है, X3 है, X5 है, X7 है। मेनली उन्होंने क्या किया, कहते यार ये सिडान है, ये SUV है, क्यों ना एक स्पोर्ट्स टाइप ऑफ चीज निकालें जिसमें सिडान की भी फील आ जाए, जिसमें SUV की भी फील आ जाए। तो उन्होंने एक नई सेगमेंट निकाल दी, नाम रख दिया कूपे, कूपे। और उस गाड़ी में 2 वेरिएंट निकाल दिए, X4, X6। अब BMW का डायरेक्टली कॉम्पिटिटर कौन है, अब मारुति को तो कॉम्पिटिटर नहीं कह सकते ना, आप ये नहीं कह सकते दोनों ऑटोमोबाइल हैं, मारुति एंड BMW आपस में कंपीट कर रहे हैं, फिर Hyundai BMW से कंपीट कर रहे हैं, नहीं, मारुति
Hyundai से कंपीट कर रहा है, होंडा से कंपीट कर रहा है, एमजी से कंपीट कर रहा है, किया से कंपीट कर रहा है, वोक्सवैगन से कंपीट कर रहा है, लेकिन बीएमडब्ल्यू से नहीं कर रहा, मर्सिडीज से नहीं कर रहा, ऑडी से नहीं कर रहा। इनकी सेगमेंट अलग हो गई, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी। बीएमडब्ल्यू ने अपनी एक गाड़ी निकाल दी जिसमें सिडान के भी फीचर हैं, एसयूवी के भी फीचर हैं, नाम रख दिया कूपे। अब ऑडी और मर्सिडीज सोच रहे हैं भाई हम क्या करें। ऑडी देखता ही रह गया, ऑडी उसके अगेंस्ट में कितने साल हो गए कोई गाड़ी निकाल ही नहीं पाया। मतलब द पर्सन हु इज लुकिंग इनटू द कूपे सेगमेंट, ऑडी का ब्रांड तो पहले ही कट हो गया। मेनली तीन ही ब्रांड है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज है, ऑडी है। ऑडी का ब्रांड तो पहले ही कट हो गया, वहां पर तो ये सेम प्रोडक्ट का कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव ऑफरिंग ही नहीं है भाई। लेकिन मर्सिडीज ने क्या किया, मर्सिडीज ने जीएलसी और जीएलई कूपे निकाल दिया। मर्सिडीज ने भी अपनी सेम सेगमेंट की गाड़ी निकाल दी कूपे के नाम से, यानी कि द पर्सन हु इज लुकिंग टू बाय इन द कूपे सेगमेंट, अब उसके पास बीएमडब्ल्यू के साथ साथ मर्सिडीज में भी ऑप्शन होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हो क्या रहा है, अगर एक कॉम्पिटिटर ने अपनी चाल चली, नया प्रोडक्ट है, नया सर्विस ऑफरिंग निकाला, तो दूसरा पीछे पीछे जा रहा है, क्योंकि ये जो डायनेमिक एंड एक्सटर्नल होस्टाइल फोर्सेस हैं, इनको मैं रिस्पॉन्ड कैसे करता हूं, वो मेरी स्ट्रेटजी है। तो जो बीएमडब्ल्यू के कंपैरिजन में, बीएमडब्ल्यू के स्टेप के बाद मर्सिडीज ने किया, वो उसके स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन गया। समझ में आ रही है चीज क्या हो रहा है। इस तरह से सोचना है हमें, ठीक है। जहां पर आपको लगे एग्जाम्पल लिखना है, आप एग्जाम्पल अपना लिख सकते हैं। सिमिलर चीज हुई कुछ साल पहले, जियो की एंट्री हुई मार्केट में। उस समय पर एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इन तीन ब्रांड्स का बोलबाला था। टॉप पर एयरटेल था, देन वोडाफोन, देन आइडिया। मेनली तीन ही सबसे बड़े प्लेयर्स माने जाते थे। जियो ने एंट्री की, सबको लगा कि यार जियो क्या कर लेगा, ये तो पहले से इतने एस्टेब्लिश मार्केट प्लेस में है, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया। लेकिन जियो ने एक ऐसी चीज दे डाली जिसने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को परास्त करके रख दिया। उसने कहा मैं लोगों को ऐसी चीज दे दूंगा ना कि लोग खींचे चले आएंगे मेरी तरफ। जियो ने कहा फ्री डाटा। आज की डेट में और उस समय लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी डाटा। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, मोबाइल है, हर कोई डाटा यूज करके इंटरनेट चलाना चाहता है। इंटरनेट पर समय वेस्ट करने के लिए इतनी सारी चीजें जो होती हैं, तरह तरह की रील्स हैं। उस जमाने में तो टिकटॉक टाकटॉक भी होता था, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और भी तरह तरह की चीजें हैं। फ्री डाटा, ऐसे लगा किसी ने 3 टाइम का खाना फ्री कर दिया। लोग भाग भाग कर जियो के सेंटर्स पर जाते थे और फटाफट से जियो का सिम ले लेते थे। कॉलिंग भी फ्री, 2 साल तक फ्री, मौज लूटो। जिनके पास सिम नहीं था, मतलब जो नए लोग हैं, वो तो जियो का ले ही रहे थे। जो पुराने थे वो कहते अच्छा हमारे पास एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, छोड़ो इतना महंगा कौन लेगा, फ्री में जब मिल रहा है तो जा जाकर फ्री में। फिर कुछ लोग रिलक्टेंट थे, कहते नहीं नहीं वी डोंट वांट दिस, वी विल बी लॉयल कस्टमर्स। तो जियो ने स्कीम लॉन्च कर दी, कहते चिंता मत करो, एक हमारा नंबर है, मिस कॉल दो, उसके ऊपर हमारा रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारे घर आएगा, भाई तुम्हारे घर आ जाएगा, तुम्हें वहीं पर सिम ला कर दे देगा, तुम्हें ना आना पड़े। तो इतनी जबरदस्त चीज ले आए कि पूरी मार्केट को डिसरप्ट करके रख दिया। तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टाइल एंड डायनेमिक एक्सटर्नल फोर्स ऑफ ऑल द टाइम्स इन द बिजनेस इंडस्ट्री। वोडाफोन और आइडिया को समझ ही नहीं आया क्या करें। कुछ समय पश्चात दोनों ने मर्ज करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अगर हम अकेले अकेले ऑपरेट करेंगे तो इस जायंट से कभी भी टक्कर नहीं ले पाएंगे। और वहीं एयरटेल को अपना पूरा बिजनेस प्लान हिलाना पड़ा। नॉर्मल कंज्यूमर, डायरेक्ट कंज्यूमर सेगमेंट, रिटेल सेगमेंट को छोड़कर वो कॉर्पोरेट सेगमेंट की तरफ चला गया, जहां पर उसने लीज्ड लाइंस एक्सेट्रा उस धंधे में घुस गया। और वहां से मेजर प्रॉफिट आज की डेट में भी एयरटेल को आते हैं, जिसके कारण एयरटेल सर्वाइव कर पाया। सो दिस इज ऑल हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो ये जो भी हम कॉम्पिटिटर के करने के बाद अपना एक्शन ले रहे हैं, दैट इज सिंपली अ स्ट्रेटेजी। बट ऐसा नहीं है हमेशा कि कॉम्पिटिटर के बाद ही हमें लेना है, हम खुद का भी एक्शन पहले ले सकते हैं, वो भी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनेगा। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आगे हमें मिलेगी नॉलेज, जहां पर हम पढ़ेंगे स्ट्रेटेजीज रिएक्टिव, स्ट्रेटेजीज प्रोएक्टिव, वहां पर इस चीज की और बातचीत उत्तर करेंगे। जहां जहां जो एग्जाम्पल लगे आप अपने साथ यहां पर लिख सकते हैं, सो दैट रिवीजन के समय पर आपको वो चीजें हेल्प करेंगी। आगे देखते हैं, स्ट्रेटेजी सीक्स टू रिलेट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द मीन्स ऑफ अचीविंग देम। कहते स्ट्रेटेजी क्या करेगी, 2 चीजों को रिलेट करेगी। पहला कि तुम्हारा गोल क्या है, व्हाट इज योर गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है। दूसरा मीन्स ऑफ अचीविंग देम, उसको अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सीधी सीधी सी बात है,
आपने कहा यार मेरा जो गोल है वो है सीए इंटरमीडिएट क्लियर करना। मान लो ग्रुप 1 आपका क्लियर हो चुका है, ग्रुप 2 है। उस ग्रुप 2 के अंदर 3 सब्जेक्ट आते हैं। आप कहते हैं मुझे अपना सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 2 क्लियर करना है। कैसे क्लियर होगा? गोल क्लियर है, क्लियर करना है। कैसे क्लियर होगा? यू विल देन रिलेट इट टू द मीन्स। आप कहते पहले तो मुझे तीनों सब्जेक्ट की अच्छे से क्लास लगानी है। क्लास लगाने के बाद आई हैव टू मेक श्योर कि मैं डेली का हर सब्जेक्ट का लेक्चर देखता रहूं। जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मैं उसका होमवर्क करता रहूं, जो भी राहुल सर दे रहे हैं मैं उसका होमवर्क करता रहूं। और जो भी सब्जेक्ट थ्योरी का है जो राहुल सर पढ़ा रहे हैं मैं उसको डेली के डेली रिवाइज करता रहूं। और जो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो राहुल सर नहीं पढ़ा रहे मैंने कहीं और से लिया, उसके लिए भी सेम स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करता हुआ चलूं। तो इन दोनों को जिसने रिलेट कर दिया हम कहेंगे ये स्ट्रेटेजी है। तो आप पढ़ाई कर रहे हो अपना एग्जाम क्लियर करने के लिए, दिस ऑल कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ स्ट्रेटेजी। और बातें पढ़ते हैं इसके बारे में। हर एक लाइन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, समझना आवश्यक है। स्ट्रेटेजी इज द गेम प्लान दैट द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस यूजेस टू टेक द मार्केट पोजीशन, conduct its operation, attract and satisfy the customers, compete successfully and achieving the organizational objective। तो कहते हैं स्ट्रेटेजी क्या है? इट्स नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ गेम प्लान, कि हमने क्या गेम प्लान बनाया, क्यों बनाया है? सो दैट वी कैन टेक द मार्केट पोजीशन, मार्केट में अपने आप को पोजीशन कर सके कि भाई हम भी यहां पर बैठे हैं। अगर ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री के अंदर 6 प्लेयर पहले से हैं, हम 7वें हैं, तो हमें ऐसा वैसा मत समझो कि हम आज आएंगे कल चले जाएंगे, नहीं, हम यहीं रहेंगे। तो अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करना इन द इंडस्ट्री। कंडक्ट इट्स ऑपरेशन, हम अपने ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे उस गेम प्लान के तहत। हम अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर को, हम सेटिस्फाई भी करेंगे कस्टमर को, हम सक्सेसफुली कंपीट करेंगे और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करेंगे। तो जो भी हमने गेम प्लान बनाया है इस सब चीज के लिए, उसको क्या कहेंगे? स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी इज कॉन्शियसली कंसीडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइंड स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंडेड एक्शन। क्या बोल रहा है? बहुत सारे शब्द हमें मिलते जाएंगे और ये शब्द की वर्ड्स होंगे जिन्हें नहीं भूलना है। जैसे यहां पर बोल रहे हैं इट इज कॉन्शियसली कंसीडर्ड, मतलब अपने पूरे होशो हवास में हमने इसको कंसीडर किया है। फ्लेक्सिबली डिजाइन किया है, सिर्फ डिजाइन नहीं है, फ्लेक्सिबली डिजाइन किया। क्यों भाई फ्लेक्सिबली डिजाइन क्यों किया है? हमने अपनी स्ट्रेटेजी बना दी, मार्केट में उतार दी। फिर से वही बात, हम क्या अकेले हैं क्या इंडस्ट्री में? एम आई ऑपरेटिंग इन अ वैक्यूम जहां पर कोई और नहीं है? नहीं भाई, बहुत सारे लोग हैं। मैंने अपनी चाल चली, अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से कुछ एक्शन ले लिया। मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने भी देखा दे कि कुछ एक्शन ले लिया। अब क्या मैंने जो स्ट्रेटेजी शुरू में बनाई थी मैं सेम टू सेम वही स्ट्रेटेजी के साथ चलूं? आंसर है नहीं, मुझे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ जाएगी। मुझे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ जाएगी। मान लीजिए आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि भाई पूरा पेपर सब्जेक्टिव होगा। एग्जाम से 2 महीने पहले, एग्जाम्पल है, रियलिटी नहीं है, एग्जाम से 2 महीने पहले नोटिफिकेशन लेकर आए कि हम तो ना हर पेपर में 30% ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे। अब आप क्या उसी तरह से तैयारी करते रहोगे जैसे पहले कर रहे थे? आप कहते नहीं नहीं मैं तो वैसे ही करूंगा, ऑब्जेक्टिव मुझे क्या करना है पढ़कर, मैं ऐसे ही करूंगा। नहीं भाई, तुमने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, तुमने जो स्टेप लिया, अगर उसके अगेंस्ट कॉम्पिटिटर ने, दूसरी पार्टी ने कोई स्टेप ले लिया तो मुझे अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज भी करना पड़ेगा। सो स्ट्रेटेजी ऑलवेज हैज टू बी फ्लेक्सिबल। तो हमने कहा स्ट्रेटेजी क्या है? इट इज कॉन्शियसली कंसिडर्ड फ्लेक्सिबली डिजाइन ऑफ स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंडियन डायरेक्शन। किस लिए कर रहे हैं? सेम चीज आएगी वापस से, टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज, टू डायरेक्ट ह्यूमन एफर्ट एंड द बिहेवियर, टू हैंडल वेरियस प्रॉब्लम्स एंड इवेंट्स, टू परसीव एंड यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज, टू मीट चैलेंजेस एंड थ्रेट्स फॉर द कॉर्पोरेट सर्वाइवल एंड सक्सेस। तो ये जितनी भी लाइनें हैं सब स्ट्रेटेजी के बारे में ही लिखी हैं। आपको हर एक लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, कीवर्ड्स याद रखिए सो दैट एग्जाम के अंदर जब आए आप अच्छा सा स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर सकें। ठीक है ना? It is important to note, very good line, that strategy is no substitute for the sound, alert and responsible management। ऐसा मत समझ लेना कि मैनेजमेंट की तो आवश्यकता ही नहीं है, स्ट्रेटेजी सब कुछ है। स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा भाई? मैनेजमेंट ही तो डेवलप करेगी स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी अपने आप नहीं बनती, यू हैव टू टेक द एफर्ट। अभी ऊपर पढ़ा, इट इज कॉन्शियसली कंसीडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन। कौन कर रहे डिजाइन? हवा में हो रही है क्या? यू हैव टू टेक द एफर्ट। कौन? मैनेजमेंट हैज टू टेक द एफर्ट। तो मैनेजमेंट हैज ऑलवेज टू बी साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। क्यों भाई? तुमने सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाकर, एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट थी, साउंड थी, बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजी बनाकर मार्केट में उतार दी। कहते भाई चलो अपना काम हो गया, अब हमने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अब हम बैठेंगे आराम से। ऐसे नहीं बैठ सकते, यू हैव टू बी अलर्ट।
कॉम्पिटिटर ने तुम्हारे अगेंस्ट में, तुम्हारी स्ट्रेटेजी के अगेंस्ट में क्या एक्शन ले लिया, क्या तुमने ये भी जरूरत नहीं समझी जानने की? तो सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाना एनफ नहीं है, मैनेजमेंट सभी स्टेप्स पर चाहिए बनाते टाइम भी, एंड बार बार उसको फ्लेक्सिबल, जो डिजाइन आपने किया था उसमें बार बार चेंजेस करने के लिए भी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी लाइन रहेगी। आगे देखते हैं क्या चल रहा है। स्ट्रेटेजी का डेफिनेशन कहते, स्ट्रेटेजी में बी डिफाइंड एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज। ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में क्या सोचती है, एक इमेज है जो सोची हुई है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, आपने सोचा होगा मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अपने आप को विजुअलाइज करते हैं, मैं ऐसा दिखना चाहता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट का, मैं ये करना चाहता हूं, इस तरीके से करना चाहता हूं। तो जो भी आपकी डिजायर्ड इमेज है, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन मींस व्हाट इट वांट्स टू बी, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, हाउ डू यू वांट टू डू द थिंग्स एंड वेयर यू वांट टू गो इन द लॉन्ग रन। तो इन सभी चीजों को जब हम कहते हैं, इन सभी चीजों को जब देखते हैं तो हम कहते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी, एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट बनाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन, एक इमेज है कि मुझे अपने बिजनेस को यहां तक पहुंचाना है, मैं ये वाला एरिया में बिजनेस करूंगा, मैं इस ज्योग्राफिकल टेरिटरीज में ऑपरेट करना चाहता हूं, आई वांट टू ऑपरेट इन सच अ मैनर। तो उस सब का जो आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रेंज वाला ब्लूप्रिंट, उसे हम कहेंगे स्ट्रेटजी। And one more definition by William F. Gluick is given over here. Strategy is a unified, comprehensive and integrated plan. Comprehensive का मतलब क्या है? Which covers each and every function of the organization. Unified और integrated का मतलब क्या है? जो कि separate teams, separate plans को coordinate करके एक common platform पर लेकर आता है। तो unified, integrated है, साथ में comprehensive है, to which has been designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved। तो आसान सी डेफिनेशन है, डेफिनेटली कोशिश करेंगे याद रखने की। अगर एग्जाम में अगर डिफाइन स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी इज अ यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान विच इज डिजाइन टू एश्योर कि आपके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस है वो डेफिनेटली अचीव हो। काफी सारी लाइंस पढ़ते जा रहे हैं, फिर से बोल रहा हूं, हर एक लाइन को रट्टा नहीं मारना है, हर एक लाइन को दिल पर नहीं लगाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन द ब्रॉड मैनर। ठीक है, अभी इतना सारा पढ़ा स्ट्रेटजी के बारे में, आपको लगता है अगर एग्जाम में आया मीनिंग लिखना तो आप ये सब कुछ लिख पाओगे? सवाल ही नहीं उठता। इसमें से कुछ कुछ लिख पाओगे और बाकी अपनी लैंग्वेज में आप लिख कर आओगे। सो समझना जो मैं बोल रहा हूं और जो भी एक्स्ट्रा लगे उसको पॉज करके नोट करना, वो एक मेन चीज है जो कि आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, कैन अ स्ट्रेटजी परफेक्ट? ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, कैन अ स्ट्रेटजी भी परफेक्ट? स्ट्रेटजी कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्ट्रेटजी सिर्फ मेरे ऊपर निर्भर नहीं कर रही। मेरी स्ट्रेटजी के रिस्पॉन्स में द कॉम्पिटिटर एक्शन विच ही इज टेकिंग, उसके बेस पर भी मेरी स्ट्रेटजी बार बार चेंज होगी। मीन स्ट्रेटजी इज नेवर परफेक्ट। आइए देखते हैं, स्ट्रेटजी कैन नेवर बी perfect, flawless and optimal. It is in the very nature of strategy that it is flexible and pragmatic. pragmatic का मतलब लिख लेंगे यहां पर, यहीं पर डाल देते हैं, यहां पर तो हमारे पास की नोट्स की जगह है ना। लिखेंगे जी pragmatic का मतलब dealing with problems, dealing with problems in a practical way rather than by following ideas or principles, rather than by following ideas or principles। pragmatic का मतलब लिखिए dealing with problems in a practical way rather than by following the ideas or principle। क्या कह रहे हैं? कहता है इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल। ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया कि स्ट्रेटेजी हैज टू बी फ्लेक्सिबल, क्योंकि हम एक बार बनाकर लॉन्च नहीं कर सकते, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। एंड प्रेगमेटिक, कहते हैं ये नेचर है स्ट्रेटेजी का, बेसिक नेचर है, वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी दैट इट हैज टू बी फ्लेक्सिबल एंड प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक का मतलब क्या सीखा? प्रॉब्लम जब आएगी उसको प्रैक्टिकल वे में सोचना, रादर देन फॉलोइंग द आइडिया और प्रिंसिपल। जब किताबें पढ़ाई जाती हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के लेसन्स दिए जाते हैं, तो कई सारे थिंकर्स की थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं। अब जब प्रैक्टिकल आपके सामने कोई चीज आई है, आपको उसको उसी गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांस के अंदर समझकर सॉल्व करना है, रादर देन सोचकर यहां पर कौन से थिंकर की थ्योरी लगाऊं, मैंने ये पढ़ा था, ये आइडिया था, ये प्रिंसिपल था, क्या ये लगा लूं ना।
प्रेगमेटिक कहता है भाई तेरे सामने प्रॉब्लम आई है उसको प्रैक्टिकल मैनर में डील कर, क्योंकि जब तूने वो थ्योरी पढ़ी होगी किताब के अंदर, हर थ्योरी की कुछ ना कुछ असम्पशन होती है। याद कीजिए इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे लॉ ऑफ डिमांड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे आपने 11वीं क्लास में पढ़ा, 12वीं में पढ़ा, फाउंडेशन में पढ़ा, सीपीटी में पढ़ा, बीकॉम में पढ़ा, कहीं पर भी पढ़ा, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर इकोनॉमिक्स आया, मतलब जहां पर भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आया वहां लॉ ऑफ डिमांड का अगर चैप्टर है तो ये हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था। और लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट कैसे होता था याद है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ए भाई क्या मजाक चल रहा है? व्हाई अदर थिंग्स बीइंग इक्वल? वो कहता था अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब कुछ सेट ऑफ अजम्पशन है, अगर वो हमारी अजम्पशंस ट्रू रहती हैं तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड चलेगा। लेकिन प्रैक्टिकली जब चीजें होती हैं बिजनेस वर्ल्ड में वहां पर अदर थिंग बीइंग इक्वल नहीं चलता भाई, हर कुछ अनइक्वल हो जाता है, हर कुछ हिल जाता है। तो आपके सामने जब दिक्कत आएगी आपने प्रैक्टिकली उसको डील करना है rather than following the idea और प्रिंसिपल, ये कहा जा रहा है। इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड pragmatic। क्यों क्यों होना पड़ेगा फ्लेक्सिबल एंड pragmatic? टू टेक केयर ऑफ सडन इमरजेंसीज, प्रेशर्स, टू अवॉइड द फेलियर्स एंड वेरियस फ्रस्ट्रेशंस। सार वही है बार बार, इमरजेंसी कहां से आएगी? कॉम्पिटिटर साहब से इमरजेंसी आएगी, प्रेशर्स आएंगे, फेलियर्स, फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रेगमेटिकनेस रहनी चाहिए स्ट्रेटेजी में। इन अ साउंड स्ट्रेटेजी अलाउंसेस आर मेड फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशंस एंड अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। वही कह रहा है वापस से कि जो भी एक बंदा अच्छी स्ट्रेटेजी बनाता है वो हमेशा ये सोचकर चलता है कि इवेंट्स आर अनएंटिसिपेटेड, फ्यूचर में अगर ये हो गया तो मुझे इस स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक ऑल्टरनेटिव पोजीशन इन द इंडस्ट्री। जैसे कि आपने स्ट्रेटेजी बनाई भाई इस सब्जेक्ट की तैयारी ना मैं इस तरह से करूंगा, मैं सारा ये कर लूंगा, सारा वो कर लूंगा, और एग्जाम में चले गए पूरी तरह से कॉन्फिडेंट, एग्जाम में झंडे गाड़ दूंगा, इंस्टीट्यूट पूछे तो सही सवाल 90+ इस बार आएगा मेरा, कुछ भी हो जाए आग लगा दूंगा। सोचकर बैठ गए, पहुंच गए एग्जाम हॉल में, पेपर सामने आया, पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा क्वेश्चन साला नहीं आता, तीसरा नहीं आता, क्या हुआ? टाइम टाइम फिस हो गई। क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं, रोने लगे, मैम मैं आई गो होम, मैम मैं अगला अटेम्प्ट दूंगा, 6 महीने बर्बाद कर दें? या जो भी अनसर्टेन फ्यूचर था अब वो अनएंटिसिपेटेड चीज हो गई, क्या करूं? अब जो है उसी में बेस्ट करके दिखाना होगा। इसे कहते हैं साउंड स्ट्रेटेजी। याद आता है मुझे 2006 सीए इंटरमीडिएट मेरा एग्जाम, सीए पीई 2 बोलते थे उस वक्त, सीए पीई 2 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2। मई 2004 में 12th पास हो गया, बीकॉम में एडमिशन ले लिया, साथ साथ सीए फाउंडेशन, तो एक साल बाद पेपर दे सकते थे। मई 2005 में दिया फाउंडेशन का पेपर, अप्रैल 2005 में बीकॉम 1 दिया, मई 2005 में पीई 1 दे दिया, फिर बीकॉम 2 में आ गए। तो अप्रैल 2006 में पंजाब यूनिवर्सिटी एसडी कॉलेज में था मैं, अप्रैल 2006 में बीकॉम 2 के पेपर हो गए, और अगला महीना जो मई 2006 था उसमें हमारे सीए के पेपर होने थे, पीई 2 बोलते थे। 6 पेपर होते थे हमारे पीई 2 में, 3 ग्रुप 1 के अंदर होते थे, 3 ग्रुप 2 के अंदर होते थे। ग्रुप 1 का पहला पेपर जो होता था उसका नाम था जी अकाउंट्स। सारे चैप्टर्स होते थे, सारे एएस होते थे, जो आज की डेट में होते नहीं है, या तो चैप्टर ज्यादा होते हैं या एएस ज्यादा होते हैं, कभी कभी अकाउंट्स की 2 डिवीजन कर ली जाती है, एक अकाउंट्स हो गया एक एडवांस हो गया ना, ऐसा नहीं था भाई, सारे चैप्टर थे, सारे ऐसे, सिलेबस बहुत ज्यादा था, हमने भी क्लास लगाई हुई थी। तो एग्जाम से 2 दिन पहले हमारे टीचर ने बड़ी कॉन्फिडेंस से स्कैनर उठाया, उस समय पे सुचिता प्रकाशन के स्कैनर आते होते थे, स्कैनर उठाया, उसमें चार्ट्स बने होते थे हर बार की किस किस चैप्टर से कितना आया, और नॉर्मल यही सोचा जाता था कि भाई जो पिछली बार आ गया वो ना इस बार नहीं आएगा। तो उन्होंने देखा सिंगल एंट्री के तो पिछली 4 बार से आया, नहीं आएगा भाई काटा मार दो, ये क्वेश्चन ब्रांच चैप्टर का ये नहीं आएगा काटा मार दो। उन्होंने कुल मिलाकर 8-9 चैप्टर कटवा दिए, 34 चैप्टर होते थे, कहते बाकी के कर लो, ये रहने दो, इनमें से कुछ नहीं आएगा। हम भी जल्ले थे, हम भी मान गए, स्ट्रेटेजी बना ली पूरी, ये नहीं कर रहे ये कर रहे हैं, और इसमें से एग्जाम के अंदर करके आना है। लेकिन बेसिक्स जब पढ़ते थे पूरी इतनी जबरदस्त, जैसे मैं बच्चों को अपने पूरी मेहनत करवाता हूं तो मैं भी उसमें पूरी मेहनत जो है करता था। मेरे टीचर ने जो क्लास में कराया उसके अलावा और सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, बार बार उन्हीं चीजों को सॉल्व करना, 3 से 4 बार सब चीजें की हुई थी। सिर्फ एंड मोमेंट पर आकर टीचर ने बोला कि यार ये वाले चैप्टर्स छोड़ दो, हमने छोड़ दिए, हमने कहा ठीक है। और ये जानता है हर वो बच्चा जिसने कभी भी अटेम्प्ट दिया है, अगर आप एग्जाम वाले डे पर कोई चीज रिवाइज नहीं कर रहे, देख नहीं रहे, और वो एग्जाम के अंदर आ गई तो बहुत मुश्किल होता है उस चीज को करना।
इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले का जो टाइम है, सारा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करो, क्वेश्चन के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ो। लेकिन हमने वो भी छोड़ दिया, हमने कहा भाई टीचर हैं, कह रहे हैं, कुछ सोच कर कह रहे हो, छोड़ दो, छोड़ दिया। पहला पेपर था और मैंने क्या सोचा हुआ था, पहली बार रैंक का सपना सजाया था कि मैं भी एक रैंक होल्डर बनकर दिखाऊंगा। पहला पेपर ग्रुप 1 का, पहला ही पेपर अकाउंट्स का, 100 नंबर का पेपर सोचा हुआ है, इसमें तो 90 प्लस ले आऊंगा क्योंकि तैयारी पूरी जोरदार की है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी सिंगल एंट्री 20 नंबर, भाई देखकर ही तोते उड़ गए। मैंने कहा ये क्या हो गया, 20 का तो आता ही नहीं है, बचे 80, सोचा था 90 प्लस लेकर आऊंगा, कंपलसरी था। अगला क्वेश्चन देखा, इंश्योरेंस क्लेम छोड़कर गया था। अगला क्वेश्चन देखा, ब्रांच अकाउंटिंग। अगला क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन वो, भाई पेपर में मुझे मुश्किल से 15 या 16 नंबर का पेपर ऐसा था जो आता था, जो दावे के साथ कह सकते हैं भाई इतना पेपर आता है। मेरे पीछे वाला कह रहा भाई दिखा दे, इंटेलिजेंट था वो लड़का, एसडी कॉलेज में ही था, 92% थे 12th क्लास में। गोविंदगढ़ नाम की एक जगह है, मंडी गोविंदगढ़, वहां का लड़का था, पीछे था, बैठा था मेरे। पेपर से पहले कहता भाई मैं तेरे भरोसे आया हूँ, मैंने तैयारी नहीं की है, सीए कर रहा था वो। मैंने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, इस पेपर में तो झंडे गाड़ देंगे, टाइम मिलेगा मैं दिखा दूंगा, टेंशन ना ले। जब पेपर आए मेरे खुद तो तोड़ गए। वो पूछे मेरे से, एक मिनट जी। हाँ जी, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि भाई मैं तो तेरे भरोसे आया हूँ। अब मैंने कहा यार मेरा तो खुद टाइम टाइम फिस हो गया, मैं तेरी क्या हेल्प करूंगा। तो चलो जी, अब पता था एग्जाम देने आए हैं, स्ट्रेटेजी बनाई थी वो तो फेल हो गई, और यही अभी पढ़ रहे हैं कि भाई जो भी अनएंटिसिपेटेड इवेंट है उसी सेट ऑफ सर्कमस्टांस में अपनी स्ट्रेटेजी को ऐसे रखने की फ्लेक्सिबल रहे। तो हमने सोचा कि अब क्या करें, पूरे पेपर में एक क्वेश्चन आता तो सबसे पहले वो वाला प्रश्न करना स्टार्ट कर दिया, वो तो हो गया फटाफट। अब सवाल उठा बाकी पेपर का क्या करें। तो मैंने जैसा भी था क्वेश्चन उठाया और करना स्टार्ट किया। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसका फाइनल आंसर ठीक निकला हो या कोई बैलेंस शीट टैली हुई हो, लेकिन वो ऐसा इकलौता पेपर था जिसको मैंने पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, क्योंकि मैं ऐसा मानता था, मैं इस प्रवृत्ति का था कहता था कि भाई अगर तुम्हें पूरा पेपर आता होता है तो पूरा पेपर अटेम्प्ट किया नहीं जा सकता, बिकॉज आई बिलीव इन स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन स्किल्स एक्सेट्रा। तो मेरा काफी ज्यादा समय उसमें जाता था, लेकिन आई यूज टू मेक श्योर कि जितना मैंने किया है, टीचर एक नंबर काटने के लिए भी 100 बार सोचे कि यार काटू कहां से नंबर, तो हम उस हिसाब से अपना पेपर करते थे। लेकिन क्योंकि इस पेपर में भाई आता ही कुछ नहीं था, तो ये वाला इकलौता पेपर ऐसा था जो मैंने पूरे 100 नंबर का अटेम्प्ट किया। एंड व्हेन द रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड, आई गॉट द ऑल इंडिया रैंक ऑब्वियसली इन दैट एग्जाम PE2, और मेरे इस पेपर में आए थे जी 81 मार्क्स अकाउंट्स में। अब वो कैसे आए कैसे नहीं आए, तो उसके पीछे भी कहानी है। बहुत बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ना ये सोचते हैं कि यार किसी भी तरह ना फाइनल आंसर पर पहुंचना है, फाइनल आंसर के ही नंबर हैं, जबकि ऐसी सच्चाई नहीं है। अगर तुम्हारा फाइनल आंसर ठीक है और बाकी सभी सारी चीजें गलत हैं, तुमने कोई वर्किंग नोट नहीं बनाया अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं किया, चीजें मिसिंग है, कैलकुलेटर पर निकाल दो, फाइनल आंसर लिख दिया वहां पर, उसके मार्क्स नहीं है। मेन मार्क्स है हाउ यू हैव रीच्ड दैट पर्टिकुलर आंसर, उस आंसर तक पुत्र पहुंचा कैसे है। तो एडेक्वेट वर्किंग नोट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं टू सपोर्ट द फाइनल आंसर। तो हमने जितने भी वर्किंग नोट्स एक्सेट्रा थे सारे बनाए थे, और मैक्सिमम उसमें से ठीक थे, चाहे फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाए, और चाहे हमने एग्जाम से 2 दिन पहले वो चैप्टर छोड़ दिए, लेकिन जब अपनी तैयारी करते थे उस दिन मुझे फायदा मिला अपनी प्रैक्टिस का, क्योंकि मैं कभी भी क्वेश्चन ऐसे देखकर नहीं पढ़ता, अच्छा अच्छा ये स्टेप टिक कर दिया, ये स्टेप टिक ना, मैं हमेशा लिखकर करने में बिलीव करता हूं, जो आप क्लास में देखते भी हैं। सो ओवरऑल कमिंग टू द मेन कंक्लूजन जो हम इस पेज पर भी पढ़ रहे हैं कि कैन स्ट्रेटेजी भी परफेक्ट, तो हम कह रहे हैं भैया स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं हो सकती, स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी फ्लॉलेस परफेक्ट एंड ऑप्टिमल, क्योंकि जो आपने सोचा है बिल्कुल हूबहू वैसा ही हो, ऐसा बहुत ही रेयर केस में होगा। सो स्ट्रेटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे आप अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स और अनसर्टेनिटीज के तहत, जो भी अनसर्टेनिटीज हो रही हैं उसके तहत आप अपनी स्ट्रेटेजी को मोल्ड कर सको, फ्लेक्सिबल करके नया स्ट्रेटेजी जो है पुत्र मार्केट के अंदर उतार सको। ठीक है ना, आगे देखते हैं हमारे सामने क्या आ रहा है। नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई अब स्ट्रेटेजी तो समझ आ गई कि स्ट्रेटेजी बनानी है, सवाल उठा स्ट्रेटेजी बनाएगा कौन। मेन तो पिछले पेज पर पढ़कर आए कि स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा, मैनेजमेंट बनाएगा, तभी नाम है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। और जब हम मैनेजमेंट बोलते हैं तो मैनेजमेंट का अक्सर मतलब होता है टॉप लेवल, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल ही इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजेशन में, भाई और भी लेवल्स हैं। तो हमारे सामने अगला सवाल आया, लेवल्स एट विच द स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड।
तो कहते हैं इन द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन द स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड एट द वेरियस लेवल्स विच आर कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल एंड द फंक्शनल लेवल्स। उसने पहले डिस्क्लेमर दे दिया इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है ना वहां की बात कर रहा है। सवाल उठा छोटी ऑर्गेनाइजेशंस, मान लो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म के तौर पर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो वहां पर स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा? तो जहां पर सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है, वहां पर जो डिसीजन लेंगे, जो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो टॉप पर बैठे हुए लोग ही बनाएंगे, जो कि मेनली कौन है? सोल प्रोप्राइटर एंड द पार्टनर्स इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। लेकिन जहां पर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यू आर डीलिंग इन वेरियस प्रोडक्ट लाइंस एक्सेट्रा, वहां पर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट भी मेनली वहीं पर आपका लागू होगा। वहां पर 3 डिफरेंट लेवल पर स्ट्रेटेजीज होती हैं, कॉर्पोरेट लेवल, डिविजनल लेवल एंड द फंक्शनल लेवल। इसकी बहुत डिटेल हमें पढ़नी है अभी, आगे देखते हैं। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर्स, मतलब जो बिजनेस में टॉप पर लोग बैठे हैं वो बनाएंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। यहां पर टॉप मैनेजर लिखे, तो मैनेजर वर्ड को जरा दिल से मत लगा लेना, अच्छा मैनेजर बनाएगा, मैनेजर तो भाई डिविजनल और फंक्शनल पर भी हो सकता है। तो वर्ड साथ में क्या लिखा है? टॉप मैनेजर। इट सिंपली मीन्स टू से कि जो टॉप लेवल पर लोग हैं वो ये स्ट्रेटेजीज बनाएंगे। सच स्ट्रेटेजीज इंक्लूड, किस किस टाइप की बनाएंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लान्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, बड़े लेवल की स्ट्रेटेजी, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लान्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, कि अगर हमें मान लीजिए इंडिया में कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमें फॉरेन में भी, लेट्स से यूएस में भी अपना बिजनेस फैलाना है, यूरोप में भी फैलाना है, तो उसका डिसीजन कौन लेगा? उसका डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेगी। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, टेक ओवर एंड मर्जर, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में आगे चैप्टर्स आएंगे, तो अभी इनकी अलग अलग टर्म पर समय जाया नहीं करेंगे। न्यू इन्वेस्टमेंट एंड डाइवेस्टमेंट एरिया, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ आता है कि पैसा किस नई प्रोडक्ट लाइन में लगा दें। जैसे जी जियो लॉन्च किया, उसके बाद उन्हें लगा कि यार हम करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा लॉन्च कर दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट इनटू अ न्यू वेंचर, ओटीटी ओटीटी में पैसा लगा दिया, अपना अलग से एक ऐप बनाकर डाल दिया जिसमें कई सारी तरह की चीजें हैं एज सिमिलर टू द अदर ओटीटीज। एंड कह रहा है डाइवेस्टमेंट एरियाज। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जहां पर आपका फंड्स पहले इन्वेस्टेड था, वहां से अपने फंड्स को वापस खींच लेना, क्योंकि आपको लग रहा है ये वाला जो एरिया है यहां पर मेरे फंड्स इन्वेस्टेड नहीं रहने चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऑटोमोबाइल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, कोई नई गाड़ी निकाल दी मार्केट में, लेकिन वो गाड़ी से जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हो पा रही, जैसा सक्सेस वो सोच रहे थे उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो दे डू द डाइवेस्टमेंट, उस कार के मॉडल को बंद कर दिया जाता है। R&D प्रोजेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे एक्सेट्रा, ये सब बड़े लेवल की चीजें हैं जो कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी के अंतर्गत आती हैं। दीज कॉर्पोरेट वाइड स्ट्रेटेजीज नीड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, कहता है जो कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रेटेजीज बन गई उसके बाद दी नीड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, इनको एक्चुअल ऑपरेशंस में कौन लेकर आएगा? इस स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट तो कर दिया टॉप लेवल ने, लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? कौन से लोग यहां पर सम्मिलित होंगे? डिविजनल एंड फंक्शनल मैनेजर्स। रिगार्डिंग वेरियस प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या रहेगा, क्वालिटी रेंजेस, प्राइसेस, प्रोडक्ट की प्रमोशन वगैरह कैसे करनी, ये सब निर्णय टॉप लेवल नहीं लेगा, टॉप लेवल वाले मेन स्ट्रेटेजी बनाकर दे देंगे, जिसको फर्दर ऑपरेशनलाइज करेंगे आपके डिविजनल और फंक्शनल मैनेजर्स। इस टॉपिक के बाद इस टॉपिक की और डिटेल हमारी इसी चैप्टर में है जो इंस्टीट्यूट ने आगे जाकर दी थी, तो हम उस पर चलते हैं और पहले वो वाला टॉपिक करेंगे। आगे लिखे स्ट्रेटेजीज पार्टली रिएक्टिव प्रोएक्टिव, इसके ऊपर बाद में आएंगे, मेरे साथ चलेंगे। इस चैप्टर में आगे जाकर आपको एक लास्ट हेडिंग मिलेगा, इस चैप्टर में आगे जाकर आपको एक लास्ट हेडिंग मिलेगा, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस पुत्र, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन ऑर्गेनाइजेशंस, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर आ जाएंगे। मैं भी अपने नोट्स में निकाल लेता हूँ बिकॉज काफी कुछ उसमें नोटिंग किया है आपके लिए, जहां पर भी लगेगा आपको लिखवा देंगे चीजें। हाँ जी, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो जो चीज अभी शॉर्ट लेवल पर पढ़ रहे थे उसका डिटेल वर्जन यहां पर आ रहा है। तो पहला हेड आ रहा है इसमें बेसिक्स, बेसिक्स के अंदर इनसाइट्स देख रहे हैं। अ टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन is a multi-divisional organization that competes in several different businesses। कहता है आज की डेट में नॉर्मली जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो वी आर एज्यूमिंग कि एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, कई तरह के डिविजन्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस को टैकल कर रही हैं, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए यहां पर लिखता है, फॉर एग्जांपल पतंजलि हैज द हेल्थ केयर सर्विसेज, एफएमसीजी ऑर्गेनिक फूड्स, मेडिसिनल ऑयल्स, हर्ब्स एंड वेरियस डिफरेंट बिजनेसेस। और इस सभी काम के लिए पतंजलि हैज गॉट द सेपरेट डिविजन्स व्हिच वर्क विद इन देमसेल्व्स टू सस्टेन ईच ऑफ दिस बिजनेसेस। तो मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हर डिवीजन के पास अपना एक काम है
और हर डिवीजन के अपने अलग कॉम्पिटिटर हैं। फॉर एग्जांपल एफएमसीजी की बात कीजिए, इनका कॉम्पिटिटर नेस्ले भी है, आईटीसी भी है, पीएनजी भी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, तो कई सारे कॉम्पिटिटर हैं। फिर हेल्थ केयर में अलग कॉम्पिटिटर होंगे, ऑर्गेनिक फूड में अलग कॉम्पिटिटर, मेडिसिनल ऑयल में अलग कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को प्री सपोज कर रहे हैं व्हेन वी अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कह रहे हैं टिपिकल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कौन है? मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन विच कम्पीट्स इन सेवरल डिफरेंट बिजनेसेस। इट हैज सेपरेट सेल्फ कंटेन्ड डिविजन्स टू मैनेज ईच ऑफ दिस बिजनेसेस। और हर इस बिजनेस के अंदर सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन है। सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन मतलब उस डिवीजन के पास अपना मैन, मटीरियल, मशीन्स, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज सब हैं जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर डिवीजन को वो चला रहे हैं। An organization is divided into a number of segments which work together to bring a particular product or service to the market. बड़ी ही आसान सी बात है, समझते हैं। If a company provides several or different kind of products and services, it often duplicates these functions and creates a series of self-contained divisions. क्या कहना चाह रहा है? पहला पॉइंट अब वापिस से पढ़ेंगे। An organization is divided into a number of segments which work together to bring a particular product or service to the market. मान लीजिए मैं मोबाइल लेने के लिए मार्केट में चला गया। अब सैमसंग कंपनी ने ये मोबाइल मार्केट में ऑफर किया, दे ऑफर्ड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस टू द मार्केट। तो ये पॉइंट कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब सैमसंग है, दे आर हैविंग अ नंबर ऑफ सेगमेंट्स व्हिच आर वर्किंग टुगेदर सो दैट दिस प्रोडक्ट कैन कम इनटू द मार्केट। कैसे, कौन से सेगमेंट्स है? फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका काम क्या है? इस फोन को बनाना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए हम प्रोडक्शन कर देंगे, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हम खुद से प्रोड्यूस नहीं करते, वो तो हम बने बनाए ले लेते हैं। सो देयर इज अ नीड ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को बता रहे कि भाई मुझे इस क्वालिटी का इतना क्वांटिटी में माल चाहिए, तो तुम खरीद कर ले आओ। तो परचेज डिपार्टमेंट उतना सामान खरीद कर लाया, स्टोर्स में रख दिया, और प्रोडक्शन वाले ने जाकर स्टोर से ले लिया और इस फोन को प्रोड्यूस कर दिया। अब इस फोन को प्रोड्यूस कर दिया, सवाल उठा, सैमसंग कंपनी कहती है भाई इस फोन को बेचें कितने रुपए का? सवाल उठा पहले ये तो देख लो बनाने में कितना रुपया लगा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को रोला गया, फाइनेंस वाले कहते लाओ सारे बिल हमें दो, बताओ। प्रोडक्शन वाले को बिठाया, साथ में कहता बताओ भाई क्या क्या तुम्हारा खर्चा लगा इस फोन को बनाने के लिए। तो वहां से कॉस्ट निकल कर आई, और कॉस्ट निकल कर आई, उसके बाद सेलिंग प्राइस इसका तय हो गया। अब परचेज डिपार्टमेंट ने सामान परचेज कर लिया, स्टोर डिपार्टमेंट ने स्टोर कर लिया, प्रोडक्शन वाले ने बना दिया, फाइनेंस वाले ने अपना इसकी कॉस्टिंग और सेलिंग प्राइस फिक्स कर दिया। ये सभी लोग जो हैं क्यों कैसे काम कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ एचआर डिपार्टमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन ड्यूटी है कि सारी मैन पावर को अरेंज करना, कि जितने भी लोग जिस भी कैपेसिटी में चाहिए, जिस भी कैपेबिलिटी के लोग चाहिए, वो सब ऑर्गेनाइजेशन में आ सके। तो सभी मिलकर काम कर रहे हैं। लास्ट स्टेप आया इस फोन को मार्केट करना। लोगों को कैसे पता चले सैमसंग ने फोन बनाया? तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम नेक्स्ट आता है कि आपको इस फोन की फोटोग्राफी करनी है, वीडियोग्राफी करनी है, तरह तरह की एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करनी है, सो दैट द पीपल मे गेट टू नो थ्रू द वेरियस चैनल्स कि हां ऐसा कुछ नया फोन मार्केट में आया है। और उसके बाद सेल कैसे होगा? क्या सिर्फ ऑनलाइन सेल होगा, सैमसंग की सिर्फ वेबसाइट पर मिलेगा, या अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अदर जो भी ऐसे मार्केट प्लेसेस है वहां पर भी मिलेगा, थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस, और सैमसंग के खुद के स्टोर्स भी हैं जहां पर ये फोन मिलेगा। तो ये सब चीजें डिसाइड करना, और एक फोन को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इतने सारे सेगमेंट्स, इतने सारे फंक्शंस आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। ये बात तो समझ आती है। अब इसके अगली जो लाइन हमने पढ़ी, if a company provides several or different kinds of products or services, एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक चीज तो नहीं बना रही, कहता है ये भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हैं। इट ऑफन डुप्लीकेट्स दीज फंक्शंस एंड क्रिएट्स अ सीरीज ऑफ सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन। कहता है डुप्लीकेट कर देते हैं फंक्शंस को। मतलब मान लो एक मेरा टेलीफोन डिवीजन है, ठीक है जी, मोबाइल फोन का डिवीजन है, तो उसके लिए अलग अलग फंक्शंस हैं सारे, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सेल्स, ये सब अलग अलग फंक्शंस हैं। इन्होंने एक नया टाइप का प्रोडक्ट इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मार्केट में उतार दिए, जिसके अंतर्गत वीडियो डिस्प्ले यूनिट, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं टीवीज की, टीवी उतार दिए, रेफ्रिजरेटर आते हैं, वॉशिंग मशीन आती है, और भी कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आ रहे हैं। तो वो एक अलग डिवीजन सैमसंग ने बना दिया। तो जब वो डिवीजन बनाया, कहते ये जो फंक्शंस है ना आपके, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, इनको डुप्लीकेट कर दिया वहां पर। मतलब जो डिवीजन नंबर 2 है
उसके अपने डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस रहेंगे। मतलब एक सेट ऑफ फंक्शंस है जो कि फोन वाली इंडस्ट्री को टैप कर रहा है, जो कि फोन वाली सेगमेंट को अपनी सर्विसेज दे रहा है, और सेम काइंड ऑफ फंक्शंस आ गए जो कि डिवीजन नंबर 2 को दे रहे हैं। सिमिलरली एक सैमसंग का डिवीजन नंबर 3 भी है, जहां पर मेमोरी डिवाइसेस की बात की जाती है, हार्ड डिस्क हो गई, मेमोरी कार्ड्स हो गए, एंड और कई तरह की चीजें जो कि कॉर्पोरेट लेवल पर ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं टू सेव द लार्ज डाटा। वो एक थर्ड डिवीजन हो गई, तो वहां पर अपने अलग फंक्शंस होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से सेल्फ कंटेंट डिवीजन बन गई, ईच ऑफ विच विल कंटेन इट्स ओन सेट ऑफ फंक्शंस टू मैनेज ईच डिफरेंट प्रोडक्ट और सर्विस। तो जितने भी आपकी प्रोडक्ट लाइंस हैं हर एक के लिए अलग अलग कर दिया गया। The general managers of these divisions then become responsible for their particular product line. टॉप पर स्ट्रेटेजी बन गई, उसके बाद डिविजनल का जो हर एक डिवीजन का जनरल मैनेजर मतलब डिवीजन का जो बॉस है, तो उस डिवीजन के बॉस की अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई कि तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुम्हारी प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिट्स रिपोर्ट करती रहे, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल टू द टॉप लेवल मैनेजर। ओवरराइडिंग कंसर्न ऑफ द डिविजनल मैनेजर्स इज द हेल्दी ग्रोथ ऑफ देयर डिवीजन। और ऑब्वियसली जितने डिवीजन है सभी में एक हेल्दी कंपटीशन चलेगा कि कौन सी डिवीजन सबसे ज्यादा प्रॉफिट लाकर देती है, कौन सी डिवीजन सबसे बेस्ट परफॉर्म करती है। हर एक डिवीजन का अपना सेट ऑफ कॉम्पिटिटर है, तो कहां आप स्टैंड करते हो मार्केट में एज कंपेयर्ड टू योर कॉम्पिटिटर्स। Then it says they are responsible for deciding how to create a competitive advantage and to achieve the higher profitability with the resources and capital they have at their disposal. उनके पास जो भी कैपेबिलिटी और रिसोर्सेज हैं जो कहां से आए, टॉप लेवल ने जो इनको दिया कि भाई ये पैसा हम तुम्हें दे रहे हैं, ये रिसोर्सेज दे रहे हैं, इसके अंतर्गत रहकर तुम्हें अपने प्रॉफिट्स रिपोर्ट करने हैं। सच डिविजन्स आर कॉल्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सच डिविजन्स आर कॉल्ड स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, पॉपुलरली कॉल्ड एज द एसबीयूज। जब हम अपना चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, वहां पर इस बारे में और डिटेल में चीजें हमें जानने को पुत्र मिलेंगी। एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया पतंजलि का, ऐसे आप और भी एग्जांपल बना सकते हो, नेस्ले का बना सकते हो, आईटीसी का एग्जांपल बना सकते हो। दे ऑल ऑपरेट इन वेरियस डिफरेंट डिविजन्स। फाइनली वो कह रहे हैं जी देयर आर जनरली 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जनरली है, दिल पे मत लेना, कोई बच्चा कहेगा सर मैंने ना उस कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखा सर, वहां पर ना 4 लेवल थे सर, आपने 3 सिखाए। भाई जनरल कह रहे हैं, जनरली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक्सेप्शन में ऑलवेज बी देयर। हो सकता है किसी बिजनेस में एक ही लेवल हो, वो कहते भाई स्ट्रेटेजी तो हम टॉप पर ही बनाएंगे, तुम सब सिर्फ फॉलो करोगे। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है, जनरली देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड द फंक्शनल लेवल. General managers are found at the first two of these levels, but their strategic roles differ depending on their sphere of responsibility. कहता नाम में क्या रखे, अगर नाम देखना चाहो तो यहां पर भी जनरल मैनेजर मिल सकता है और यहां पर भी आपको जनरल मैनेजर मिल सकता है, लेकिन इनके जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, हमें कहना भी नहीं चाहिए, ये लाइन का कोई वजूद भी नहीं है, इस लाइन को भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट नाम में कुछ नहीं रखा, द काइंड ऑफ वर्क यू आर परफॉर्मिंग, जो टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो उससे मेन मैटर करेगा कि आप कौन से लेवल पर फॉल करते हो। तो इसको समझने के लिए हमारे पास एक चित्र है, इस चित्र के माध्यम से सबसे पहले हम समझ लेंगे। सबसे ऊपर आ रहा है हेड ऑफिस, उसके बाद हेड ऑफिस के अंतर्गत डिविजन्स हैं। तो हमने कहा देयर इज डिवीजन ए, देयर इज डिवीजन बी, डिवीजन सी। हर एक डिवीजन एक डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन को कैटर कर रही है और हर डिवीजन के अंतर्गत बिजनेस फंक्शंस हैं। यहाँ पे एस लगा लेंगे प्रेफरेबली, तो आपको याद रहेगा दैट वी आर टॉकिंग कि बिजनेस फंक्शंस हैं। और अगर इसके अंदर भी डिटेल बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी एक बिजनेस फंक्शन के अंदर अगर हम देखें, किसी एक बिजनेस फंक्शन के अंदर अगर हम डिटेल में जाकर देखें, लेट्स से इसमें बनाते हैं पहले वाला बिजनेस फंक्शन के अंदर, तो मैंने आपको क्या क्या चीजें लिखवाई, देयर विल बी परचेज डिपार्टमेंट, देयर विल बी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देयर विल बी HR डिपार्टमेंट, देयर इज फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स को मैं इकट्ठा कर देता हूँ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड सेल्स ये एक साथ हो गया। तो हर डिवीजन के अंतर्गत इस तरह से बिजनेस फंक्शंस बने होंगे। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, जो सबसे टॉप पर है हेड ऑफिस, वहां पर जो लेवल एग्जिस्ट करता है हम कह रहे हैं कि यू आर एट द कॉर्पोरेट लेवल। जो डिवीजन वाला हो गया उसको कहते हैं बिजनेस लेवल, और जो सबसे नीचे लिखा है दैट इज द फंक्शनल लेवल। कॉर्पोरेट लेवल क्या करता है, इसके अंदर कौन से लोग होते हैं, कहते इट हैज मेनली CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द कॉर्पोरेट स्टाफ।
तो ये है कॉर्पोरेट लेवल, मतलब कॉर्पोरेट लेवल पर चीजें डिसाइड करने का जिम्मा इन लोगों के पास है। नीचे आता है बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल मींस डिविजनल लेवल। यहां पर कौन है जो हर एक डिवीजन को हैंडल कर रहे हैं? डिविजनल मैनेजर्स एंड दी स्टाफ, डिविजनल मैनेजर्स और उनका जो इमीडिएट स्टाफ है वो वाला हो गया। लास्ट लेवल पर आता है फंक्शनल पुत्र, जितने है गए फंक्शनल मैनेजर्स, मतलब हर फंक्शन जो हो रहा है उसका अपना एक मैनेजर है। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस हेड। अब फाइनेंस जो इसका मैनेजर है उसका नाम कुछ भी हो सकता है, नाम पर मत जाइए। आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट फाइनेंस, आप कह सकते हैं सीएफओ है, तो कुछ भी नाम हो सकता है। तो फाइनेंस हेड है, उसका नाम रख दो आप फंक्शनल मैनेजर है। प्रोडक्शन का अपना हेड है, परचेज का अपना है, एचआर का अपना है। और इस हर एक फंक्शन के अंदर वेरियस इंप्लॉइज आर वर्किंग। तो फंक्शनल मैनेजर्स लाइक इसने कहा मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो इस प्रकार से आपके बिजनेस लेवल्स रहते हैं। शॉर्ट में लिखकर देखते हैं कि हर बिजनेस लेवल क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जब आते हैं हेड ऑफिस पर, हेड ऑफिस ये डिसाइड करता है वेयर टू कंपीट, लिख लेंगे जी हेड ऑफिस के साथ, वेयर टू कंपीट, कंपीट कहां पर करना है ये चीज सोचना। हम किस बिजनेस में होंगे? आज अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं तो कल को मुझे और कौन सा बिजनेस साथ साथ करना है। जैसे बजाज, सबसे पहले स्कूटर आता था जी, बजाज चेतक, बजाज केम इन टू व्हीलर्स, बजाज केम इन थ्री व्हीलर्स। टेम्पो चलते हैं, टेम्पो, बजाज के टेम्पो होते हैं, ठीक है ना, भूंड भी कहते हैं उसे, पंजाब में भूंड बोला जाता है। वो हो गया बजाज के टेम्पो। फिर बजाज कहते हैं बड़ा स्कोप है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, तो क्यों ना बजाज फाइनेंस लॉन्च किया जाए। बजाज ने बजाज फाइनेंस भी लॉन्च कर दिया, एनबीएफसी बना लिया। समझ रहे हो? तो वेयर टू कम्पीट, ये डिसीजन कौन लेगा? आपने नया नया कंपनी ज्वाइन किया, आप कहते हैं मैं भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का अभिन्न अंग हूं, मैं ये चाहता हूं कि कंपनी आज से मोबाइल बनाना स्टार्ट करे। अरे भाई तेरे पास अभी वो पावर नहीं है, तू फंक्शनल लेवल पर है। पहले अपनी प्रमोशन ले लेकर फंक्शनल से डिविजनल लेवल, डिवीजन से कॉर्पोरेट लेवल पर पहुंच, तब तेरी ये बातें सुनी जाएंगी। अदरवाइज यू हैव टू फॉलो व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द लेवल्स अपर देन यू। तो कहां कंपीट करना है, वेयर टू कंपीट, कौन सी नई डिवीजन में जाना है, कौन सा नया प्रोडक्ट लाइन में आना है, कौन सी सर्विसेज ऑफर करनी है, ये चीज डिसाइड होगी एट द टॉप मोस्ट लेवल, वेयर टू कंपीट। डिविजनल लेवल पर लिखेंगे, डिविजनल लेवल पर लिखेंगे हाउ टू कंपीट। डिविजनल लेवल पर डिसाइड होगा हाउ टू compete। उन्होंने आपको बताकर छोड़ दिया कि इस बिजनेस को हमने करना है और एक डिवीजन बना दी, और एक अच्छा पर्सन जिसको इंडस्ट्री वाइज नॉलेज, काफी एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस है, लाकर उसको कह दिया भाई तू डिविजनल हेड है। तो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, जैसे मान लीजिए बजाज ने बजाज फाइनेंस लॉन्च किया, अब बजाज फाइनेंस के और भी तो कई सारे कॉम्पिटिटर हैं। देयर आर प्लेथरा ऑफ एनबीएफसीज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट। अब बजाज फाइनेंस वालों को फोन आता है, सर क्या आपको कार लोन चाहिए? अरे भाई अगर मैं कार लेने गया हूं तो मैं बैंक से लोन नहीं ले लूंगा, लेकिन बैंक अगर इतनी आसानी से देता होता तो एनबीएफसी की जरूरत क्या थी? बैंक 70 झमेले पैदा करेगा, भाई तुम ये ला कर देना होगा, वो ला कर देना होगा, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। हमने कहा भाई बैंक से तो लोन लेना जो है मुमकिन नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता हूं किसी और के थ्रू लोन ले लेता हूं। तो कार खरीदने गया, वहां पर ऑप्शंस हैं। मैं होंडा की गाड़ी खरीदने गया, होंडा वाले कहते सर हम खुद फाइनेंस कर देंगे, उन्होंने खुद की एनबीएफसी बना रखी है। फिर आया रॉयल सुंदरम फाइनेंस, रॉयल सुंदरम कहता सर हमसे ले लो, टाटा कैपिटल कहता हमसे ले लो। मतलब बजाज फाइनेंस के कितने सारे कॉम्पिटिटर घूम रहे हैं, तो उनसे आप कंपीट करोगे कैसे? आप ऊपर पूछते जाकर कॉर्पोरेट वाले को, सर सर आपने बता दिया फाइनेंस बना दो, फाइनेंस तो बना दिया, इसमें कंपीट कैसे करूं? टॉप लेवल कहेगा भाई तेरे को किस लिए रखा है, तेरे को सैलरी किस लिए दे रहे हैं अपन, डिविजनल मैनेजर है, तू खुद से डिसाइड कर, तेरे को हमने रिसोर्स दिया, तेरे पास कैपेबिलिटी भी है, यू विल हैव टू थिंक नाउ हाउ टू कंपीट। तो एक पर्टिकुलर डिवीजन जब बना, जो उस डिवीजन के अंदर आपने अपने कॉम्पिटिटर से कंपीट कैसे करना है, ये स्ट्रेटेजीज डिविजनल लेवल वाला जो मैनेजर है उसके एम्बिट में आता है, उसके रोल, उसके स्फीयर ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये वाली चीज आती है कि मुझे कंपीट कैसे करना होगा। तरह तरह की आप स्ट्रेटेजीज बनाओगे, आप एक न्यू न्यू टाइप की ऑफरिंग्स लेकर आओगे कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम साथ में आपको ये देंगे, वो देंगे, वट एवर, कई तरह की चीजें आप सोच सकते हैं। लास्ट आया फंक्शन, बिजनेस फंक्शन। फंक्शनल लेवल पर क्या होगा लिखेंगे, फंक्शनल लेवल पर क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा ठीक करके हम लिख देते हैं, एक मिनट रुकिए। हाउ टू, हम यहां से एरो मार्कर, यहां अपने पास स्पेस है, हम इसका यूज करेंगे। हाउ टू कंपीट, और ये था हमारा वेयर टू कंपीट। और यहां लिख रहे हैं जी लास्ट लेवल जो फंक्शनल लेवल है उसके लिए लिख रहे हैं हाउ टू इंप्लीमेंट, लिखेंगे हाउ टू इंप्लीमेंट
बिजनेस स्ट्रेटेजी, हाउ टू इम्प्लीमेंट बिजनेस स्ट्रेटेजी। टॉप लेवल पर ये डिसाइड हो गया कौन सा प्रोडक्ट लाइन ऑफर करनी है, सेकंड लेवल पर डिसाइड हो गया कैसे कंपीट करना है, और लास्ट लेवल नाउ इसका काम यह है कि जो बिजनेस स्ट्रेटेजी टॉप से आई है, कॉर्पोरेट टू डिविजनल, डिविजनल टू फंक्शनल, हाउ यू हैव टू इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। डिवीजन में ये फिक्स हो गया कि लेट से हम ये चीज की इतनी प्रोडक्शन करने वाले हैं। अब जाकर जो बिजनेस फंक्शन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ये काम होगा कि यस आई हैव टू नाउ डू द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करोगे, एचआर वालों से कोऑर्डिनेट करोगे, मुझे इतने इंप्लॉय चाहिए इस काम को करने के लिए, इस डेट तक मुझे हायरिंग करके दो। फाइनेंस वालों को कहोगे कि भाई कॉस्टिंग करेक्ट तरीके से करना, क्योंकि अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही बरती, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग गलत निकल गई, तो ऑब्वियसली उसका सेलिंग प्राइस भी गलत होगा और मार्केट में हो सकता है हम कॉम्पिटिटर से कम्पीट ना कर पाए, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस जस्टिफाइड ही नहीं है, कॉम्पिटिटर कम प्राइस पर अपनी ऑफरिंग कर रहा है। तो ये सारे डिपार्टमेंट मिलकर आपस में काम करेंगे और लास्ट में काम आ जाएगा एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट का। आप प्रोडक्ट जितना मर्जी अच्छा बना लो, जब तक सही मायने में उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे तब तक प्रोडक्ट आपका कस्टमर लेगा नहीं। यही तो रीजन है भाई, लोग एडवर्टाइजमेंट पर इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं। जो भी फेमस सेलिब्रिटी होती है एक पर्टिकुलर टाइम की, उस सेलिब्रिटी को उठा लिया जाता है और उनसे एडवर्टाइजमेंट कराई जाती है, उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, सो दैट आप लोग जो उनके इन्फ्लुएंस, जो उनको फॉलो करते हैं, यू मे गेट इन्फ्लुएंस्ड। तो सभी डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करेंगे कि जो स्ट्रेटेजी ऊपर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट हुई थी उसको हमने इस मायने में इंप्लीमेंट करना है कि जो भी हमारा गोल या ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हो सके, एंड फाइनली डिवीजन में रिपोर्ट द प्रॉफिट्स, और डिविजनल मैनेजर जाकर कॉर्पोरेट लेवल कह सके साहब ये देखो आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी, हमारी डिवीजन बनाई थी, हमने इतने अच्छे से काम किया, ये प्रॉफिट्स हमारे पास आए हैं। तो इस तरह से स्ट्रेटेजिक लेवल जो है पुत्र ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं। 3 लेवल्स हैं, चित्र बिल्कुल याद रखना, एग्जाम के अंदर अगर आएगा तो हमें अपना आंसर डायग्राम के थ्रू भी सपोर्ट डेफिनेटली करना है, राइट। इन्हीं तीनों लेवल की आगे हमारे पास डिटेल आ रही है, आप देखेंगे सबसे पहले लिखा है कॉर्पोरेट लेवल, उसके अंदर कुछ हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, फिर आ रहा है बिजनेस लेवल, उसके बाद आएगा फंक्शनल लेवल, एंड आफ्टर दैट इन सभी के बीच की एक इंटर रिलेशनशिप्स आएंगी। तो इसकी डिटेल जो है हम ऑब्वियसली करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया आज के लेक्चर में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इकट्ठा बोले तो उसका मतलब क्या है, मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्ट्रेटेजी क्या है, और स्ट्रेटेजी बनाई कौन से लेवल पर जाती है, एक ब्रीफ ओवरव्यू हमने ले लिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए लेता हूं अलविदा पुत्र, मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।